देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी। अब इस क्लास में हम देखेंगे इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। तो अब देखो, एक जो मेजर ड्रॉबैक है फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी का, वो क्या है कि उसमें क्रोइडल जो डिटेल्स है वो हमें सही से पता नहीं चलता है। तो फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी में जो हमने देखा था फंडस फ्लोरेसेंस, वो भी क्लियरली हमें विजिबल नहीं था वहां पे। एफएफए में जो कोरोइडल फ्लोरेसेंस था, कोरोइडल फ्लोरेसेंस, वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं था। अब मुझे ये बताएगा रवीश, क्यों क्लियरली विजिबल नहीं था इसमें? एफएफए में सर कोरोइडल फ्लोरेसेंस क्लियरली विजिबल क्यों नहीं था हमको? क्लियरली दिख रहा था या नहीं दिख रहा था, पहले ये बताओ। नहीं है? नहीं नहीं? क्यों नहीं दिख रहा था? मास टाइप ऑफ ड्यू टू अरीबा। अरीबा, आर यू देयर? तो मतलब सही से तुमने देखी नहीं लास्ट क्लास। मैंने बताया था कि जो आरपीई है, आरपीई क्या करता है, उसमें पिगमेंटेशन की वजह से वो क्या करता है, ब्लॉक। हाँ, वेरी गुड। वो क्या कर देता है, जो कोरोइडल फ्लोरेसेंस है, जो कोरोइड में डाई आई है, उसको ब्लॉक कर देता है। मतलब दिखता है, कोरोइडल फ्लोरेसेंस दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है कि ब्लॉक बाय द आरपी, जो रेटिनल पिगमेंटरी एपिथेलियम है उसके द्वारा ब्लॉक होता है, उसकी वजह से नहीं दिखता। दूसरा पॉइंट ये है कि जो फ्लोरेसिन डाई है, फ्लोरेसिन जो डाई है, उसकी जो वेवलेंथ है, वो उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, जो जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वो कौन से स्पेक्ट्रम की लाइट होती है, विजिबल स्पेक्ट्रम की। विजिबल स्पेक्ट्रम की होती है। अब रवीश बताएगा एब्जॉर्प्शन कौन से वेवलेंथ में होता है? फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में जो लाइट प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी? फ्लोरेसिन डाई जो है वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है? सर हायर वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है, लोअर की एमिट करता 490 नैनोमीटर की लगभग, इसके आसपास 490 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और इमिट करती है फ्लोरेसेंस 530 नैनोमीटर्स। 530 के आसपास, वेरी गुड। 530 के आसपास नैनोमीटर की लाइट को ये इमिट करता है। तो देखो यहाँ पे तुम लोगों को जानना ये जरूरी है कि 490 और 530, बोथ ऑफ दीज आर लाई इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। इतना तो क्लियर है सबको, विजुअल स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं दोनों की, नहीं? यस सर। ठीक है। तो अब होता क्या है, इसकी वेवलेंथ देखेंगे अगर हम इंफ्रारेड रेडिएशन से, तो इंफ्रारेड रेडिएशन कहाँ से शुरू होती है, 790 के आसपास से शुरू होती है, इतने नैनोमीटर की। ठीक है, इतने से शुरू होती है, फिर 800 1000 के आसपास जाती है इंफ्रारेड की। तो इसकी वेवलेंथ ये इंफ्रारेड की, और विजुअल लाइट की वेवलेंथ ये है। ठीक है, विजुअल स्पेक्ट्रम हमने जो पढ़ा था 490 480 के आसपास रहती है, 480 से 790 के आसपास, 780 के आसपास रहती है विजुअल स्पेक्ट्रम। तो अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर वेवलेंथ, कम वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है, कम वेवलेंथ की लाइट या तो एब्जॉर्ब हो रही है, इमिट हो रही है, तो उस केस में पेनिट्रेशन कम होता है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ये मान लिया रेटिना है, अगर मैं यहाँ पे कम वेवलेंथ की लाइट डालता हूँ, कम वेवलेंथ की लाइट डालता हूँ, तो इसका पेनिट्रेशन कम होगा रेटिना में, जितनी भी रेटिनल लेयर्स हैं उनमें अगर हम देखेंगे तो इसका पेनिट्रेशन कम होगा, पेनिट्रेशन कम होगा। लेकिन अगर मैं वेवलेंथ ज्यादा यूज करता हूँ, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज करता हूँ, तो उसका थोड़ा सा पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, यही रीजन है कि जो इंडोसाइनिन ग्रीन डाई है, इट इज मोस्टली यूजफुल फॉर द कोरोइडल पैथोलॉजीज, कोरोइडल पैथोलॉजीज। ठीक है, अब अभी कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आया होगा कि क्यों ये कोरोइडल पैथ, इसमें ये जो डाई है, इसमें भी सेम वही प्रॉपर्टी है जैसे फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी में हमने देखा था कि ये शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट को इमिट करता है। लेकिन जो इसका स्पेक्ट्रम होता है ना एब्जॉर्प्शन का और इमिशन का, ये स्पेक्ट्रम जो फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी में हमने देखा था स्पेक्ट्रम, उससे थोड़ा ज्यादा होता है।
ठीक है, कितना ज्यादा होता है इसका 790 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रहता है, और क्योंकि इसकी वेवलेंथ 790 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब किया है तो ज्यादा ही वेवलेंथ को इमिट करेगा ये, तो कितने को इमिट करेगा, 835 को इमिट करेगा, इतने के आसपास। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसके अराउंड में होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्ट लेके चल रहा हूं ताकि अभी तुम लोगों को समझ में आए। 790 से 835 के आसपास की नैनोमीटर की लाइट को इमिट करेगा। अब मुझे रवीश बताएगा व्हाई द डाई इज टेकिंग लेसर वेव लाइट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एंड इमिटिंग मोर वेवलेंथ ऑफ लाइट। हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट को इमिट करता है और लेसर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज इन द फ्लोरेसेंस? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब वो एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है इलेक्ट्रॉन, जब वो इमिट करके नीचे आता है तो वापस अपने नॉर्मल ऑर्बिट में, सो द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड एंड वेवलेंथ इज देयरफॉर डिक्रीज्ड। हाँ देखो, मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जो नए हैं, नए स्टूडेंट हैं इस क्लास में, कि जब कोई भी डाई या कोई भी मैटर अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें जो एटम है, उसमें जो एटम्स हैं उनके बीच में, उनके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स क्या हायर ऑर्बिट में जाते हैं। तो जितनी एनर्जी लेते हैं उतनी एनर्जी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, कुछ एनर्जी, इसकी मैक्सिमम एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है, और कुछ एनर्जी मान लिया E1 अमाउंट की एनर्जी ये लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, उसमें एब्जॉर्ब करते समय, और जो बची हुई एनर्जी है उसको ये यूज करके क्या करता है, हायर ऑर्बिट में जाता है। अब हायर ऑर्बिट में जब ये जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये अनस्टेबल स्टेट में होगा, फिर अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट में रहना नहीं चाहेगा, इसीलिए वापस ये ड्रॉप डाउन जाएगा अपने प्रीवियस ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस एनर्जी से कम होगी। अगर ये E1 एनर्जी थी, ये E2 एनर्जी है, तो E2 इज ऑलवेज लेस देन द E1। ठीक है, तो अगर E2 लेस देन है E1 के, तो यहाँ पे एनर्जी आप देखोगे तो E इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है। एनर्जी यहाँ कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर मैं लैम्डा और फ्रीक्वेंसी में वो करूं, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा में, एनर्जी और लैम्डा में, तो जो वेवलेंथ है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, यहाँ की जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होगी वो लेस होगी। और जब इमिशन जो एनर्जी है वो E2 है, इट इज लेस, तो E2 अगर लेस है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी इट इज मोर। ठीक है, जो लैम्डा 2 वेवलेंथ होगी ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि लेसर अमाउंट जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई हो चाहे फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी की डाई हो, और हायर वेवलेंथ की लाइट को क्या करती हैं, ये इमिट करती हैं। ये प्रिंसिपल है इंडोसाइनिन ग्रीन का और फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी का। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कहां से आया, वो इस कंसेप्ट से आया है। ठीक है, लेसर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और हायर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगा। ये क्लियर है सबको? इतना समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, इसके बाद मैंने ये बताया कि इंडोसाइनिन ग्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोरोइडल पैथोलॉजीज। ये क्यों, ये भी मैं बता चुका हूं कि क्योंकि यहाँ पे हायर वेवलेंथ की लाइट यूज होती है, हायर वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम की लाइट यूज होती है, इंफ्रारेड लाइट, तो इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, और पेनिट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेटिना में जो भी लेयर्स हैं उसके बाद आरपी आता है, और आरपी के बाद कोरोइड आता है। तो जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन होगी जिस लाइट की, उतना ज्यादा क्लियरली वो उस वहां की लेयर्स को क्लियरली दिखाएगा, हाई रिजोल्यूशन में दिखाएगा। इसीलिए कोरोइडल पैथोलॉजीज को डिटेक्ट करने के लिए इंडोसाइनिन ग्रीन इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आफ्ताब क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब देखो, ये तो हमने एक डिफरेंस पढ़ा इंडोसाइनिन ग्रीन और फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी
फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी में और इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी में। और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है एफएफए में और आईसीजीए में? तो देखो एक तो डिफरेंस यही हो गया हमारा जो मैंने अभी बताया था कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करता है, इट लाइज इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक बार फिर से बताओ सोनम क्या था इसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ क्या थी सोनम? सोनम इज नॉट देयर। रागिनी? सर 490 नैनोमीटर्स। हाँ वेरी गुड, 490 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करेगा। और इमिट कितनी, इमिट कौन सी वेवलेंथ करेगा? 530 नैनोमीटर। 530, वेरी गुड। ठीक है, अब जबकि ये वाला इंडोसाइनिन ग्रीन का जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये लाई कौन से उसमें करेगा? एब्जॉर्प्शन कौन सी वेवलेंथ की लाइट को करेगा रवीश? 790, वेरी गुड 790। ये मैं बार बार रिपीट क्यों करा रहा हूँ? ताकि एट द एंड आपको याद हो जाए, यहीं पे आपको बाद में रटने की जरूरत ना पड़े। और इमिशन वेवलेंथ क्या होगी इसकी? 835 नैनोमीटर। ठीक है, ये है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया। अब क्यों ये कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों ये ज्यादा वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब और इमिट कर रहा है? तो यहाँ पे देखो, क्योंकि इसका खुद का मॉलिक्यूलर वेट कम है। यहाँ देखो 375 किलो डाल्टन है केवल, और यहाँ पे 775 किलो डाल्टन है। हालांकि इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इससे एक टैग करके आप याद रख सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ भी ज्यादा है तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 400 के आसपास है लगभग, और ये 800, लगभग डबल का डिफरेंस है। ठीक है, और इनकी जो एब्जॉर्प्शन, ये जो स्पेक्ट्रम है, इसमें भी डबल का अंतर है। तो इस ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं इसके मॉलिक्यूलर वेट को और इसके एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को। अब देखो एक थर्ड डिफरेंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट इज 80% प्रोटीन बाउंड। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था, जो फ्लोरेसेंट डाई है उसको इंजेक्ट करने के बाद वो 80% प्रोटीन बाउंड रहता है और 20% जो है फ्री फॉर्म में रहता है फ्लोरेसेंट डाई। जबकि इंडोसाइनिन ग्रीन डाई को अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो 98% प्रोटीन बाउंड रहता है, जबकि केवल 2% फ्री फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश करो। यहाँ 80% प्रोटीन बाउंड था और यहाँ 98% प्रोटीन बाउंड था। तो जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जैसे ये मान लिया आरपी है और ये कोरोइडल कैपिलरीज हैं, ये मैंने यहाँ पे कोरोइडल कैपिलरीज बताई थी। तो मैंने ये कहा था कि फ्लोरेसेंट डाई जो है, यहाँ पे फ्लोरेसेंट डाई को इंजेक्ट करने के बाद, फ्लोरेसेंट डाई को एफएफए में फ्लोरेसेंट डाई को इंजेक्ट किया था हमने। तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, शुरुआत में तो जो डाई है वो कन्फाइंड रहेगी किसमें, जो कैपिलरीज हैं कोरोइडल कैपिलरीज वहां। लेकिन आफ्टर सम टाइम, डिलेड टाइम में क्या होगा, जो फ्री वाली जो डाई है वो लीक कर जाएगी फ्रॉम द फेनेस्ट्रेशन ऑफ द कोरियो कैपिलरी, फेनेस्ट्रेशन से लीक कर जाएगी। लेकिन क्या होता है इसमें, अगर आप देखेंगे, ये तो फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी के केस में है, लेकिन इंडोसाइनिन ग्रीन में देखेंगे यहाँ पे फ्री फॉर्म ही केवल 2% है। अगर लीक भी करेगा हल्का फुल्का 2% अगर है भी इसमें, तो अगर ये लीक भी करेगा 2% वाला तो हल्का फुल्का करेगा, वो आपको अप्रिसिएट ही नहीं होगा आईसीजीए में। समझ आई बात? यानी इसमें लेट फेज में आप देखेंगे कोरोइडल फ्लोरेसेंस पूरा डिफ्यूज हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, कोरोइडल फ्लोरेसेंस डिफ्यूज फॉर्म में दिखेगा, जबकि अर्ली फॉर्म में मैंने क्या बताया था, पैची। वेरी गुड, अर्ली फेज में मैंने पैची इसमें फ्लोरेसेंस बताया था, जबकि लेट फेज में मैंने बताया था डिफ्यूज फ्लोरेसेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ड्यू टू द लीकेज ऑफ द फ्री फॉर्म ऑफ द डाई। 20% जो डाई है वो लीक करेगी तो पूरा डिफ्यूज यहाँ पे फ्लोरेसेंस दिखाई देगा। लेकिन इसमें केवल जो कोरियो कैपिलरीज हैं, जहां जहां कोरियो कैपिलरीज हैं वहां वहां केवल हमें फ्लोरेसेंस करते हुए दिखाई देगा कोरोइडल कैपिलरीज में। ठीक है, बाकी उसके आसपास में बहुत कम डाई लीक करेगी जो हमें अप्रिशिएट नहीं होगी। इतना समझ आया सबको इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस? अरीबा समझ जी आया? सर। समझ आया सबको? जी सर समझ आया। हाँ, and I am introducing Ariba to all our DIMS family, that she got 188 marks out of 300. She is in our family, Dr. Ariba. Thank you sir. Can you tell? Congratulations. Okay. सर सर इतने शॉर्ट पीरियड में आपने क्लियर किया सारे कंसेप्ट, उस वजह से ही पॉसिबल, मतलब स्पेशली ऑस्की जो कि इतना फास्ट होता है, तो वहाँ पे बस वही पॉइंट स्ट्राइक कर रहे थे जो आप बता रहे थे हम लोगों को, ये ऑस्की में आ सकता है, ये ऑस्की में आ सकता है।
तो लिटरली ऐसे लग रहा था कि सर ही हमको वहां पे हिंट कर रहे हैं कि ये देखो, इसके बारे में देखो, उसके बारे में देखो। मतलब सर वहां पे बस वही बैक का पूरा चीज ही काम आता है, इंस्टेंट तो कुछ काम करता नहीं है दिमाग। और वाइवा वगैरह भी उसमें अप्रोच जो आप बताते हैं पेशेंट का, तो उसी की वजह से ही बहुत हेल्पफुल रहा। हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है। फॉर फ्यूचर बेस्ट विशेस टू यू, एंड थैंक यू इफ सर। यू रिक्वायर एनी गाइडेंस यू कैन आस्क फ्रीली। यस सर, यस ठीक है, सर, श्योर। अब देखो, जी चलो चलो देखो नेक्स्ट, इसमें ये प्रोटीन बाउंड हो गया 80%। इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस सबको समझ आया है? क्या क्लिनिकल इंपोर्टेंस है इन दोनों का? Yes, sir. ठीक है, अब देखो एक्सक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडोसाइनिन ग्रीन में और इसमें फ्लोरिसिन डाई में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका एक्सक्रीशन होता है रीनल से, इसीलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा किसमें? सीकेडी में। ठीक है, सीकेडी में, सीकेडी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी। जबकि इंडोसाइनिन ग्रीन जो इंडोसाइनिन ग्रीन डाई है, इट एक्सक्रीटेड बाय द बिलियरी, बाय द लीवर। लीवर में बिलियरी सिस्टम से ये एक्सक्रीट करती है, इसीलिए हेपेटिक अगर डिस्फंक्शन होता है, हेपेटिक डिस्फंक्शन होता है देन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इंडोसाइनिन ग्रीन डाई जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। अब उसके बाद देखो लास्ट डिफरेंस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्लोरिसिन डाई है इट हैज लेस साइड इफेक्ट एज कंपेयर टू द इंडोसाइनिन ग्रीन डाई। इंडोसाइनिन ग्रीन डाई जो है उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, जिन पेशेंट्स में कोरोइडल पैथोलॉजीज होती हैं उनमें अगर एंडोसाइनिन ग्रीन डाई हम देते भी है ना, तो उसमें इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि सेकंड टाइम अगर हम कराने के लिए बोलते हैं पेशेंट को एंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, तो वो खुद ही रिफ्यूज कर देता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कराना चाहता। तो फिर इसी के अल्टरनेट में इतनी रिसर्चेज हुई हैं जो ओसीटी ए बनाया गया है, ओसीटी एंजियोग्राफी, ताकि कोई भी न्यूरोवास्कुलराइजेशन वो पता कर सकें। जो पेशेंट इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते हैं उनमें फिर ओसीटी ए प्रीफर किया जाता है। ये अलग से हम देखेंगे, रिसेंट एडवांसेस में पूछा जाता है ओसीटी में, व्हाट आर द रिसेंट एडवांसेस ऑफ ओसीटी, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इंडोसाइनिन ग्रीन जो डाई है इट इज, देखो इंडो का मतलब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं, आइडो से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो आयोडीन एलर्जी के जो पेशेंट रहते हैं ना, उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है इंडोसाइनिन ग्रीन डाई। ठीक है, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द आयोडीन एलर्जिक पेशेंट। आयोडीन से जिनको एलर्जी होती है, आयोडीन एलर्जिक पेशेंट, उनमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, इतना समझ आया? तो अब क्या है, अगर आयोडीन एलर्जी है किसी पेशेंट को, तो उसके लिए एक नई एंजियोग्राफी वो की गई थी, डिस्कवर की गई थी, नई एंजियोग्राफी लाई गई थी। ये कभी कभी जो ओल्ड एग्जामिनर रहते हैं वो पूछ लेते हैं कि अगर आयोडीन एलर्जी है, ये वाइवा में पूछ लेते हैं कभी कभी कि मान लिया आयोडीन से अगर एलर्जी है, तो फिर अगर कोरोइडल पैथोलॉजी जाननी है, हमारे पास ओसीटीए नहीं था पहले, तो आप क्या करना चाहेंगे, अब क्या करेंगे आप? तो इसके लिए स्पेशल डाई बनाई गई थी, इंफ्रासाइनिन डाई, इंफ्रासाइनिन डाई, इंफ्रासाइनिन डाई। ठीक है, इट इज फ्री फ्रॉम द आयोडीन, इसमें आयोडीन नहीं था। इंफ्रा ऐसे समझ सकते हैं, इंफ्रा मतलब इंफीरियर फॉर आयोडीन, आयोडीन इसमें नहीं था। ठीक है, तो इट कैन गिवन इन द आयोडीन एलर्जिक पेशेंट। क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन द एफएफए एंड आईसीजीए। ये आपको याद रखना है, ये आपसे थ्योरी में भी पूछा जा सकता है और वाइवा में भी पूछा जा सकता है, टेबल वाइवा में भी आ सकता है आपके पास। फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी का अगर कोई फोटो दिया हुआ देंगे अगर उसमें, तो डिफरेंस पूछ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है एफएफए में और आईसीजीए में। अब देखो नेक्स्ट, देखो जैसे हमने देखा था फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी में कि डाई को हमने इंजेक्ट किया था एंटीकोवेटल वेन में, वैसे ही हम क्या करेंगे आईसीजी में भी सेम वही फंडा अप्लाई होगा कि डाई को इंजेक्ट करेंगे एंटीकोवेटल वेन में, जैसे उसमें हम फ्लश कर रहे थे ऐसे ही इसमें भी हम क्या करेंगे 5 ml सेलाइन से फ्लश करेंगे, 5 ml सेलाइन से फ्लश करेंगे पहले। ठीक है, ताकि पेटेंसी चेक करने के लिए, कैनुला की पेटेंसी चेक करने के लिए। ठीक है, टू चेक दी पेटेंसी ऑफ कैनुला। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो और ज्यादा इरिटेटिंग है, ये वाली डाई जो है इंडोसाइनिन ग्रीन डाई जो है ये और ज्यादा इरिटेटिंग है। तो ये और ज्यादा इरिटेटिंग है तो लोकल रिएक्शन सबसे ज्यादा कराएगी, ज्यादा इरिटेटिंग है तो लोकल रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा इसमें। इसीलिए इसमें भी हम पहले चेक कर लेंगे कि ये जो कैनुला है वो पेटेंट है कि नहीं।
तो अब ये चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, डाई इंजेक्ट करेंगे, इंडोसाइनिन ग्रीन जो डाई है, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई, इसको इंजेक्ट करेंगे। तो इसका डोज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडोसाइनिन ग्रीन डाई का डोज कितना है। तो इसको हम देते हैं 25 मिलीग्राम पर एमएल के हिसाब से इसको देते हैं 25 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये डोज आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें भी आता है थियरी एग्जाम में, तो आपने लिखना है 25 मिलीग्राम पर एमएल हम इस डाई को देते हैं। अब देखो इस डाई को हमने दे दिया, इंजेक्ट कर दिया एंटीक्यूबेटल वेन में, तो ये क्या करेगी, ब्लड के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगी, रेटिना में। ठीक है, आई में जाएगी ब्लड के थ्रू होते हुए। तो ब्लड में तुमने क्या याद करना है, यहाँ पे टैग कर लेना 98% जो है ये डाई बाउंड होगी प्रोटीन से, और 2% जो है डाई रहेगी फ्री। ठीक है, ये इससे टैग कर लेना कि हाँ ब्लड में जाएगा तो इतना % बाउंड फॉर्म रहेगा, इतना 2% जो है फ्री फॉर्म रहेगा। अब देखो, अब डाई आई में आने के बाद ये कोरोइड में भी जाएगी और रेटिना में भी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इसी टाइम पे हमने करना क्या है, हमने उसी टाइम पे फोटोग्राफ लेनी है। ठीक है, इंडोसाइनिन ग्रीन की फोटोग्राफ लेंगे। तो अब देखो इस फोटोग्राफ में हमें देखना क्या है, देखो यहाँ पे हमने लाइट सोर्स यूज किया है। ठीक है, लाइट सोर्स यूज किया है, ये लाइट सोर्स व्हाइट है, व्हाइट लाइट है। इसमें जैसे उसमें यूज हो रहा था एफएफए में एक्साइटेशन फिल्टर, वैसे ही इसमें भी है एक्साइटेशन फिल्टर। ये एक्साइटेशन फिल्टर जो है ये फिल्टर कर देगा कौन सी लाइट को, केवल इंफ्रारेड लाइट को। 790 से 805 लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं 790 से 835 भी रहता है, ये रेंज चलती है, इतना डिफरेंस नहीं है। 790 से 830 तक भी होता है, तो इसको देख लेना। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन को ये फिल्टर कर रहा है। अब वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो क्या हो रही है, रेटिना पे पड़ रही है, रेटिना पे कोरोइड पे पड़ रही है। इस पे पड़ने के बाद ये क्या होगी, वापस रिफ्लेक्ट होंगी। वापस रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, कुछ डाई, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कुछ डाई नॉर्मल जो रेटिना होगी वहां, कुछ ये जो लाइट है जो नॉर्मल रेटिना होगी वहां से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और जो एंडोसाइनिन ग्रीन डाई जहां जहां है वहां से रिफ्लेक्ट होगी। तो वहां से जो रिफ्लेक्ट होगी वो तो पास करेगा ये बैरियर फिल्टर, लेकिन जो नॉर्मल रेटिना से ये रिफ्लेक्ट होगी उसको ये ब्लॉक कर देगा। बैरियर फिल्टर का काम ये है, जो नॉर्मल रेटिना से आ रही है लाइट उसको ब्लॉक कर देगा, यानी इंफ्रारेड लाइट को ब्लॉक कर देगा। 790 वाली जो वेवलेंथ है वो, मतलब 800 के आसपास की वेवलेंथ वाली लाइट को ये ब्लॉक कर देगा। बाकी कौन सी वेवलेंथ को ये पास होने देगा, 835 नैनोमीटर की वेवलेंथ को। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ कि ठीक है ये यहाँ से लाइट गई, इसने इसको फिल्टर कर दिया, इंफ्रारेड लाइट को वो पड़ी और उसके बाद ये इमिट कर गई। ये यहाँ पे इसके साथ साथ लेजर बीम क्यों दे रहे हैं हम, व्हाई दिस लेजर बीम इज गिवन अलोंग विद द व्हाइट लाइट। सोनम, रवीश, ये लेजर बीम क्यों दिया जा रहा है यहाँ पे व्हाइट लाइट के साथ, कोई बताएगा मुझे लेजर बीम क्यों दिया जा रहा है व्हाइट लाइट के साथ। सर ये इंफ्रारेड लाइट को की पोजीशनिंग के, मतलब इंफ्रारेड लाइट शायद विजिबल नहीं होती। हाँ, तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो यही मैं लास्ट स्लाइड में बता रहा था कि जो हमारी एफएफए था, एफएफए में जो लाइट हम दे रहे थे वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई कर रहा था, विजिबल स्पेक्ट्रम में। तो इसका मतलब ये है कि वो लाइट आपको दिखेगी, इसीलिए मैं बार बार इस पे वो कर रहा था फोकस, ये लाइट आपको दिखेगी, इसीलिए वहां लेजर बीम यूज नहीं हो रही थी। ठीक है, लेकिन जब आप यूज करेंगे इंफ्रारेड लाइट, इट इज नॉट विजिबल, ये आपको दिखाई नहीं देगी, नॉट विजिबल। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देगी। तो आपने इसके साथ साथ क्या देना, लेजर बीम की लाइट देनी है। तो ये रेड लाइट रहती है, ये क्या करेगी, इसके पाथ के साथ फॉलो होगी। तो जहां जहां ये जाएगी वहां वहां ये जाएगी, तो आपको टारगेट पता रहेगा कि कहाँ पे आपने टारगेट करना है रेटिना का। अब इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अभी भी नहीं समझ आया तो आपने अगर एनडी-याग लेजर देखा होगा, एनडी-याग लेजर में जो हम लेजर देते हैं, ठीक है, जो हम लेजर देते हैं इंडिया लेजर, उसके साथ साथ एक रेड लाइट भी जाती है, रेड लाइट आपने देखी होगी, रेड बीम भी जाती है। वो रेड बीम का काम क्या होता है, वो रेड बीम से हम थोड़ी ना शॉट लगाते हैं उसमें रेटिना में, वो रेड बीम केवल आपको डायरेक्ट करता है, वो पोजीशनिंग बताता है कि आपने कहाँ हिट करना है, पोजीशनिंग को बताता है। ठीक है, वैसी सेम रेड लाइट यहाँ पे है, समझ पा रहे हैं सब लोग, रवीश? यस सर। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे ये गाइड करने का काम करती है, ये जो लेजर बीम है इट एक्ट एज ए गाइड, ये गाइड करने का काम करती है इस लाइट को, इंफ्रारेड लाइट को, क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई नहीं करती, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, तो सो इट इज नॉट विजिबल जब हम लाइट इस पे पड़ती है।
तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इसको गाइड करने के लिए लेजर बीम की लाइट डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी सबको क्लियर है कि जो नॉर्मल रेटिना से रिफ्लेक्ट होगी, क्या, हेलो, एनीवन आस्किंग समथिंग? नो, देखो ये भी सबको समझ आ गया कि जो नॉर्मल रेटिना से रिफ्लेक्ट होगी लाइट, वो तो एज इट इज जितनी वेवलेंथ की लाइट पड़ी थी उतनी वेवलेंथ की रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन रेटिना में जहां पे आईसीजी रहेगी, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई रहेगी, वहां से रिफ्लेक्शन किसका होगा, हायर वेवलेंथ का होगा। वहां से रिफ्लेक्शन हायर वेवलेंथ की लाइट का होगा। और हायर वेवलेंथ की लाइट कितने नैनोमीटर की निकलेगी, 835 नैनोमीटर की। और वो 835 नैनोमीटर की बैरियर फिल्टर से पास कर जाएगी, और जो नॉर्मल 805 के आसपास और 790 के आसपास के नैनोमीटर की लाइट रहेगी उसको ये ब्लॉक कर देगा। अब ये वाली लाइट जो है ये डिटेक्ट होगी डिटेक्टर पे, और इस डिटेक्टर से हम क्या करेंगे, डिफरेंट फोटो लेके डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट जो आईसी इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी है उसमें डिफरेंट फेजेस हम देखेंगे। इसके बाद यहाँ तक अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट हो। क्या जो आपने बोलस देने के लिए डोज बताई, क्या वो आपने जो बोलस देने के लिए डोज बताई वो आपने बताया 25 mg पर ml, ये तो कंसंट्रेशन हो गई ना, डोज कितनी है? 25 mg पर ml 5 ml देते हैं। 5 ml। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? आदित्य, आफ्ताब, अरीबा, हरिस्वप्न, कविता, रागिनी, नो सर। नो सर। रेडमी नोट, रोहिणी, नो सर। नहीं? तो आप देखो नेक्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गई क्या क्या इसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर है। इसके बाद हमारा आएगा फेजेस ऑफ इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। तो देखो अब क्या क्या फेज इसमें होते हैं, जो जैसे जैसे हमने उसमें पढ़ा था फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी में, उससे ज्यादा सिंपल है इसमें। ठीक है, इंडोसाइनिन ग्रीन में ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी। तो देखो उसमें हमने कई सारी फेज देखी थी, 4-5 फेज। इसमें 3 ही फेज है, एक अर्ली है, एक मिड है और एक लेट फेज है। 3 ही फेज है। ठीक है, अब देखो इसे इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि अभी जब से ओसीटी ए आ गया है, जब से ओसीटी ए और स्वेप्ट सोर्स ओसीटी आ गया है, तब से क्या है, कोरोइडल की जितनी भी डिटेल्स है वो सब ओसीटी से ही पता चल जाती है। तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है। सर इस बार थ्योरी पेपर में आया था इंडोसाइनिन शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का। अच्छा, शॉर्ट नोट में आ सकता है। शॉर्ट नोट तक का तो हम Yes, sir. मैंने बताया, शॉर्ट नोट तक का तो मैं बताऊंगा, बाकी डिटेल में नहीं जाना। 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन ज्यादा डिटेल Yes. में नहीं जाना, क्योंकि इसके अल्टरनेट आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, ओसीटी Yes. एसएसओसीटी आ गया है और ओसीटी एंजियोग्राफी आ गया है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो देखो इसमें होता क्या है, जो शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स में जितना लिख पाओ उतना मैं बताता हूँ कितना आपने लिखना है। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने बताया 3 फेजेस रहेंगी, 3 फेजेस रहेंगी इसमें। एक अर्ली फेज रहेगी, एक मिड फेज रहेगी और एक लेट फेज रहेगी। तो देखो इसमें सिंपल है, मिड फेज में 2 रहते हैं, अर्ली मिड फेज और लेट मिड फेज। ठीक है, अर्ली मिड फेज और लेट मिड फेज। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं, देखो सबसे पहले तो मैंने लास्ट बैच में भी बताया था कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आईसीजीए है या फिर एफएफए है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल वाइवा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे। कि अगर आपको कोई चार्ट दिया है फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी का और एक चार्ट दिया है इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी का, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फंडस फ्लोरिसिन एंजियोग्राफी का चार्ट है या फिर ये आईसीजीए का चार्ट है? कैसे डिफरेंस करेंगे अरीबा? सर डिस्क के कलर के बेसिस पे करेंगे हाँ, इसमें। वेरी गुड। जो प्लेट से हाइपरफ्लोरेसेंस होने लगता है। हाँ, और सर वेसल्स उसमें कोरॉइड की इतनी नहीं प्रोमिनेंट होती हैं एफएफए में। हाँ, वेरी गुड। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिस्क को। डिस्क जो दिखेगी हमें आईसीजीए में जेट ब्लैक दिखेगी, जेट ब्लैक डिस्क दिखेगी। ठीक है, ये हमारा आईसीजीए है, ये आईसीजीए है। ठीक है, इसमें डिस्क जेट ब्लैक दिखेगी, इसमें जेट ब्लैक नहीं दिखेगी, ये एफएफए है, ये एफएफए है। इसीलिए मैंने दोनों डायग्राम को एक साथ डाला है। ये कांस्की में भी आपको मिल जाएगा, ये डायग्राम देख लेना जाके। तो जेट ब्लैक डिस्क आपको दिखेगी
तो वो ICGA रहेगा, ठीक है। और डिस्क अगर जेट ब्लैक नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत लीकेज दिख रहा है व्हाइट व्हाइट का, तो वो क्या होगा, FFA होगा। अब दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, जो ICGA है उसमें आपको कोरोइडल वेसल्स दिख रही हैं क्लियरली, यहाँ पे कोरोइडल वेसल्स हॉरिजॉन्टल रन करती हुई दिख रही हैं, जबकि ICGA में नहीं दिख रही हैं, ये FFA में नहीं दिख रही हैं, ठीक है। ये ICGA में आपको दिख रही है, FFA में नहीं दिख रही है। तो ये 2 पॉइंट से आपको डिफरेंशिएट करना है कि ये FFA है कि ICGA है। क्लियर? तो ये तो हो गया टेबल वाइवा का क्वेश्चन। अब उसके बाद जो हमारा थ्योरी का क्वेश्चन जो आएगा 5 मार्क्स में, उसमें क्या लिखना है आपने, अर्ली फेज लिखना है, मिड फेज लिखना है और लेट फेज लिखना है, ठीक है। मिड में भी 2, अर्ली मिड फेज और लेट मिड फेज, ठीक है। तो अब देखो मैं ये बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये जो दोनों हमारे दिए हुए हैं, ये और ये दोनों मिड फेज के डायग्राम है, मिड फेज के डायग्राम है, अर्ली मिड फेज और ये है लेट मिड फेज, लेट मिड फेज, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं अर्ली मिड और लेट मिड में क्या होगा। देखो अर्ली मिड में क्या होगा, जो कोरोइडल है, कोरोइडल फ्लोरेसेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल रन करती हुई वेसल्स दिख रही है कोरोइड की, और उसके साथ साथ आपको जो फंडस फ्लोरेसेंस है, रेटिनल जो आर्टरीज हैं, रेटिनल वेन्स है, वो भी फ्लोरिश करते हुए आपको दिख रही हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे लेट मिड फेज में क्या होता है, कोरोइडल जो फ्लोरेसेंस है इसके कंपैरिजन में आप देखोगे यहाँ थोड़ा थोड़ा फेड होता जा रहा है, यहाँ पे फेडिंग होता जा रहा है कोरोइडल फ्लोरेसेंस की। तो कोरोइडल वेसल जो है फेडिंग होते जाएंगी, लेकिन रेटिनल वेसल अभी भी दिखेंगी, रेटिनल वेसल अभी भी फ्लोरिश करती हुई दिखेंगी, रेटिनल वेसल जो है अभी भी फ्लोरिश करती हुई आपको दिखेंगी, हाइपर फ्लोरेसेंट दिखेंगी, ठीक है। क्या एक बार रिपीट कर, फिर से देख लो, मैंने कहा कि ये दोनों, ये जो है ये भी मिड फेस है और ये भी मिड फेस है, ठीक है। ये जो मिड फेस है ये अर्ली मिड फेस है और ये लेट मिड फेस है, लेट मिड फेस है, ठीक है। अर्ली मिड फेस में क्या होगा, देखो इसमें आपको कोरोइडल फ्लोरेसेंस एकदम क्लियरली दिखेगा, ठीक है। और जो वेसल्स हैं वो भी फ्लोरिश करती हुई दिखेंगी, रेटिनल वेसल्स, रेटिनल वेसल्स भी आपको फ्लोरिश करती हुई दिखेंगी और कोरोइडल वेसल्स भी आपको फ्लोरिश करती हुई दिखेंगी, ठीक है। ये दोनों है। यहाँ पे जो लेट मिड फेस है, इसमें जो कोरोइडल वेसल्स हैं उनका फ्लोरेसेंस रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे फेड होता जाएगा, कोरोइडल फ्लोरेसेंस जो है धीरे धीरे फेड होता जाएगा। जबकि इसका देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ देखो, इसका फ्लोरेसेंस देखो, कोरोइडल फ्लोरेसेंस, और इसका कोरोइडल फ्लोरेसेंस देखो, इसमें एकदम क्लियर दिख रही है यहाँ पे वेसल्स रन करती हुई, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है लेट मिड फेज में, कि जो रेटिनल वेसल्स हैं वो अभी भी फ्लोरिश करती हुई दिखाई देंगी, हाइपर फ्लोरेसेंट अभी भी दिखाई देंगी रेटिनल वेसल। तो ये 2 पॉइंट हैं जिसको डिफरेंशिएट करोगे, जिससे डिफरेंशिएट करोगे आप अर्ली मिड फेज को, लेट मिड फेज को। अभी क्लियर हुआ रवीश? यस सर। अब देखो अर्ली मिड फेज और लेट मिड फेज हो गया। अब अर्ली फेज क्या है, अर्ली फेज देखो, अर्ली फेज क्या है, अर्ली फेज, अर्ली फेज। तो देखो अर्ली फेज कब मिलेगा, अर्ली फेज का टाइमिंग तुम्हें पता होना चाहिए, अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो 1 मिनट में पहुंचेगा। आम में डाई डालने के बाद, आम में डाई डालने के बाद 1 मिनट बाद जो है वो कोरोइड में पहुंचेगा। तो कोरोइडल फ्लोरेसेंस अर्ली फेज में आपको 1 मिनट बाद दिखेगा। तो इसमें क्या दिखेगा, इन्हीं दोनों से आप रिलेट करेंगे, इसीलिए ये दोनों डायग्राम मैंने डाले हैं। इसमें आपको कोरोइडल फ्लोरेसेंस भी अच्छे से दिख रहा है और यहाँ पे रेटिनल फ्लोरेसेंस भी अच्छे से दिख रहा है। तो मुझे अब सोनम बताएगी कि कोरोइडल फ्लोरेसेंस पहले होगा या रेटिनल फ्लोरेसेंस पहले होगा। कोरोइडल फ्लोरेसेंस पहले। कोरोइडल, वेरी गुड। पहले जो डाई है कोरोइड में जाएगी, फिर रेटिना में जाएगी। तो बस यहाँ पे आंसर मिल गया हमारे पास अर्ली फेज का। तो केवल आपको कोरोइडल फ्लोरेसेंस मिलेगा, कोरोइडल फ्लोरेसेंस मिलेगा, रेटिनल फ्लोरेसेंस नहीं मिलेगा। कोरोइडल फ्लोरेसेंस मिलेगा बस, रेटिनल फ्लोरेसेंस जो है वो नहीं, रेटिनल वेसल फ्लोरेसेंस जो है वो नहीं मिलेगा, वेसल फ्लोरेसेंस ये नहीं मिलेगा। क्लियर? अर्ली फेज समझ आ गया। अब मिड फेज था तुम्हारा, तो मिड फेज का भी टाइमिंग पता हो, 1 मिनट में यहाँ पे पहुंचा है, फिर रेटिनल आर्टरीज और वेन्स में पहुंचेगा कितने टाइम में, 1 to 3 मिनट बाद जो है वो रेटिनल आर्टरी और वेन्स में पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो अर्ली फेज हो गई, अर्ली मिड फेज हो गई। और लेट मिड फेज का टाइमिंग क्या होगा, लेट मिड फेज का इसका टाइमिंग होगा 3 to 15 मिनट्स, 3 to 15 मिनट्स, ये लेट मिड फेज का टाइमिंग होगा। उसके बाद आती है हमारे पास लेट फेज।
लेट फेज में सबसे पहले देखो क्या होगा, लेट फेज यहाँ पे है लेट फेज, तो लेट फेज सबसे पहले इसका टाइमिंग कितना होगा लेट फेज का, ये थोड़ा टाइम लगाएगा 15 to 45 मिनट। अब समझ सकते हो कि इतना टाइम अगर डाई जो है वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहेगी तो वो अल्टीमेटली साइड इफेक्ट तो इतने दिखाएगी दिखाएगी, यहाँ से रिलेट कर सकते हो, ज्यादा टाइम ज्यादा साइड इफेक्ट, कम टाइम कम साइड इफेक्ट, तो ये याद रखना है ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ये ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाती है इंडोसाइनिन ग्रीन डाई। अब देखो ये इसका टाइमिंग हो गया, तो अब इसमें क्या मिलेगा, देखो पहले इसको समझने की कोशिश करो। अर्ली फेज में क्या था, केवल कोरोइडल फ्लोरेसेंस दिख रहा था। लेट मिड फेज में क्या आया, कोरोइडल और रेटिनल वेस्कुलर जो हाइपर फ्लोरेसेंस था वो भी दिखने लग गया। लेट मिड फेज में कोरोइडल कम हो गया लेकिन रेटिनल वेसल फ्लोरेसेंस अभी भी दिख रहा था, और लेट फेज में क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, दोनों रिड्यूस हो जाएगा, हाइपोफ्लोरेसेंस कोरोइडल वेसल्स भी हो जाएंगी और रेटिनल वेसल्स भी हो जाएंगी। क्लियर, समझ आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है अगर यहाँ तक तो पूछ लो, अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? कविता, रवीश, No, sir. आदित्य, आफ्ताब, नो सर। हरी, स्वप्न, No, sir. रागिनी। रेडमी नोट कौन है, रेडमी नोट 10, हु इज रेडमी नोट 10? रोहिणी, सोनम, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नो सर। नहीं पूछना है तो चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, क्लिनिकल इम्प्लीकेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा 5 मार्क्स में कितना लिख सकते हो, तो जितना मैं बता रहा हूं उतना ही बस आपने लिखना है, 5 में से 4 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आईसीजीए, कैसे क्लिनिकली इंटरप्रेट करेंगे आप? तो देखो सेम वही जैसे एफएफए में था हाइपर फ्लोरेसेंस और हाइपोफ्लोरेसेंस, वैसी सेम आईसीजीए में रहेगा हाइपर फ्लोरेसेंस और हाइपोफ्लोरेसेंस। तो देखो हाइपर फ्लोरेसेंस इसमें जैसे हमने एफएफए में देखा था कि अगर विंडो डिफेक्ट होगा तब भी हमें हाइपर फ्लोरेसेंस दिख सकता है। तो विंडो डिफेक्ट कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो फिर आज एक स्टोरी के थ्रू मैं बता देता हूँ विंडो डिफेक्ट। जैसे हमारे घर में विंडो लगी हुई होती है वैसी हमारी आई जो रेटिना है उसमें भी विंडो लगी हुई होती है। कौन सी विंडो रहती है, वो रहती है आरपीई की विंडो, आरपीई की विंडो, ठीक है। जब ये विंडो खुल जाएगी का मतलब एट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, तब आपको फ्लोरेसेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा, कोरोइडल फ्लोरेसेंस। क्लियर है? और अगर जब ये विंडो ऑन रहेगी तब क्या होगा, ये विंडो क्लोज रहेगी, इसका मतलब ये नॉर्मल है अगर आरपी, तब आपको ये दिखाई नहीं देगा कोरोइडल फ्लोरेसेंस। इससे आप टैग कर सकते हैं विंडो डिफेक्ट को, ठीक है। तब भी आपको क्या दिखेगा, हाइपर फ्लोरेसेंस दिखेगा। अब तो मैं ये आशा करता हूं कि सबको समझ आ गया होगा व्हाट इज विंडो डिफेक्ट, ठीक है सोनम? यस सर। अब देखो एक तो ये हो गया विंडो डिफेक्ट से आपको हाइपर फ्लोरेसेंस मिल सकता है जैसे एफएफए में मिल रहा था, वैसे ही अब सेकंड पॉइंट क्या था एफएफए में हाइपर फ्लोरेसेंस का, या तो कंटेंट बढ़ जाए, फ्लोरेसिन कंटेंट बढ़ जाए, आईसीजीए डाई का कंटेंट बढ़ जाए टिश्यू में, कंटेंट ऑफ टिश्यू जो है वो बढ़ जाए अगर आईसीजीए डाई का, तब भी वो हमें हाइपर फ्लोरिस करते हुए दिखाई देगी। तो कंटेंट कैसे बढ़ सकता है, वही 3 मैकेनिज्म जिसको जो मैंने उसमें दिए थे डेली टास्क में। लीकेज हो सकता है, ठीक है, जैसे वहां रेटिनल लीकेज था यहाँ कोरोइडल से लीकेज होगा, पूलिंग हो सकता है, और तीसरा है तुम्हारा स्टेनिंग हो सकता है। वही सेम रहेगा, इसमें भी वही सेम लिखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका हाइपर फ्लोरेसेंस। हाइपोफ्लोरेसेंस का भी अब मैंने 2 एग्जांपल बताए थे, या तो ब्लॉकेज होगा या फिर मास्किंग इफेक्ट आएगा, फिलिंग। ठीक है। और सेकंड फिलिंग, वेरी गुड, सेकंड जो है वो आएगा फिलिंग डिफेक्ट, ठीक है। या फिर परफ्यूजन होगा, इनएडिक्वेट परफ्यूजन, ठीक है। तो ब्लॉकेज और मास्किंग में हमने क्या देखा था, कौन कौन मास्क कर सकता है, फॉर एग्जांपल पिगमेंट्स अगर कोई है रेटिना में या फिर आरपी में, तो पिगमेंट जो है वो मास्क कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा और कौन कर सकता है, एबनॉर्मल अगर ब्लड। हाँ मेडिकल है तो वो कर सकता है, या फिर ब्लड, वेरी गुड, ब्लड भी जो है वो ब्लॉक कर सकता है या मास्क कर सकता है। और फिलिंग डिफेक्ट में अगर जो ब्लड सप्लाई है कोरोइडल कैपिलरीज की वो अगर कहीं पे ब्लॉक हो जाए तो वो फर्दर आगे डाई को नहीं जाने देगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डाई जो है यहाँ पे फ्लोरिश करते हुए नहीं दिखेगी, तो वहां पे हाइपोफ्लोरेसेंस आपको दिखाई देगा। क्लियर सबको?
समझ आ गया? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सर स्टेनिंग ऑफ ऑप्टिक डिस्क क्यों नहीं होती आईसीजी? देखो ये मुझे पता था ये जरूर पूछोगे। मुझे ये बताओ, जब इतनी ज्यादा फेनेस्ट्रेशन होने के बावजूद डाई जो है यहाँ से लीक नहीं कर रही है कोरोइडल कैपिलरी से, इसीलिए मैंने पहले एग्जांपल दिया था ये, इतनी ज्यादा फेनेस्ट्रेशन होने के बाद इतनी यहाँ से लीक नहीं कर रही है, तो फिर ऑप्टिक डिस्क में जो स्मॉल स्मॉल वेसल्स हैं उसमें तो तब भी थोड़ा ज्यादा टाइट जंक्शन होता है, वहां से कैसे वो लीक करेगी, ये मुझे बताओ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ से लीक क्यों नहीं कर रही है, ये मुझे बताओ, क्यों नहीं कर रही यहाँ से लीक? जबकि क्योंकि प्रोटीन बाउंड ज्यादा है। सर फ्री फॉर्म का वेरी गुड, 98% प्रोटीन बाउंड है तो वो तो जाने नहीं देगा। 2% जो है वो फ्री फॉर्म में है। उसमें भी क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 के आसपास है, 800 किलो डाल्टन। कुछ जाने को होगा भी, वो ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा बाहर, इसीलिए डाई जो है बाहर नहीं जाती है यहाँ पे। तो इसीलिए क्या होता है, ये रेटिनल पैथोलॉजीज के लिए क्यों नहीं इतना इंपॉर्टेंट है? वाई रेटिनल पैथोलॉजीज आर नॉट अप्रिशिएटेड इन आईसीजीए, मुझे ये बताओ क्यों आईसीजीए में रेटिनल पैथोलॉजी हमें नहीं दिखती है? Because it have larger molecular weight, even the fenestration of the choroidal capillaries, it cannot leak out from choroidal capillaries. Then how from the microaneurysm it can be leak out? कैसे माइक्रोएन्युरिज्म से लीक हो सकती है ये वाली डाई? Why? Due to it have more protein binding property as well as have large molecular weight. मोलिकुलर साइज भी तो ज्यादा है, उसकी वजह से भी बाहर नहीं जा पाएगी। और दूसरा 98% प्रोटीन बाउंड है, वो तो जा ही नहीं पाएगी। सर तो फिर तो वो कभी भी स्टेनिंग या लीकिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। क्या? फिर तो उसमें स्टेनिंग किसी भी में नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होगी उसमें स्टेनिंग। क्या बोल रहा है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। किसी को सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा है? ये कहना सर वो चाहते हैं कह रहा है कि फिर कभी स्टेनिंग नहीं होनी चाहिए क्यों? अगर डिस्क स्टेन नहीं हो रही है। डिस्क में स्टेनिंग नहीं होगी कभी, मतलब बाकी टिश्यूज में बोल रहा है, बाकी टिश्यूज में कभी नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। अगर कोरोइड जो है नॉर्मल है तब नहीं जा रहा, अगर ये एबनॉर्मल होगा तो एबनॉर्मल में स्पेस नहीं बढ़ जाएगा, इसमें अगर इस्कीमिया हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो ये कैपिलरीज डायलेट नहीं होंगी कोरोइडल कैपिलरीज। हाँ। तब तो लीक करेगा ना भाई, तब तो स्पेस बढ़ेगा इसके बीच में या नहीं बढ़ेगा? तब तो लीक कर सकता है ना ये डाई। हाँ। तो इसीलिए जब पैथोलॉजी कोरोइडल पैथोलॉजीज बढ़ जाती हैं तो इनके बीच में जो कोरोइडल कैपिलरीज हैं उनमें स्पेसेस बढ़ जाते हैं। अब वो स्पेस बढ़ जाते हैं तब वहां से लीक करती है, तब हमें वहां पे डाई जो है फ्लोरिश करते हुए दिखती है आईसीजी की डाई। समझ आया रिबा? जी सर। एबनॉर्मेलिटी में स्टेन तो करेगा। हाँ, एबनॉर्मेलिटी होगी तब स्टेन करेगा, नॉर्मल कंडीशन में स्टेन नहीं करेगा। रवीश? यस सर। और कोई क्वेश्चन है तो पूछना है? नहीं सर। चलो फिर नेक्स्ट देखो, लास्ट हम देखते हैं आईसीजीए में इंडिकेशन। अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में तो इंडिकेशन भी आपने लिखनी पड़ेगी कि व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ एंडोसाइनिन ग्रीन डाई। तो देखो इसमें इंडिकेशन के लिए आपने बस एक मूल मंत्र याद रखना है कि कोरोइड की जितनी भी पैथोलॉजीज होंगी ना कोरोइड की, वो सारी पैथोलॉजीज आपने लिख देनी है। अब देखो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कोरोइड की पैथोलॉजीज नहीं पता होंगी अगर, तो कोई बात नहीं, हम जैसे जैसे आगे रेटिना के चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें कोरोइडल पैथोलॉजीज आएंगी, फिर धीरे धीरे वहां हम इसको डिस्कस करेंगे कि आईसीजीए जो है यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे इसकी ये इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पे इसकी ये इंटरप्रिटेशन है। अभी इसको ऐसे ही देख लो। देखो एआरएमडी जो है मैकुलर डिसीज है, एक्सुडेटिव एआरएमडी में क्या होता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है ये। इसमें क्या होता है, सीएनवीएम। हाँ वेरी गुड, सीएनवीएम होता है, ठीक है। कोरोइडल न्यूवस्कुलर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होता है, तो कोरोइड से न्यू वेसल्स निकलती हैं जो एक पूरा मेम्ब्रेन बना देती हैं, तो इट्स अ कोरोइडल पैथोलॉजी। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे बताऊंगा जब एआरएमडी पढ़ाऊंगा, अभी केवल इंडिकेशंस आपने देखनी है। आपके 5 नंबर का शॉर्ट नोट के पर्पज से मैंने ये इसमें ऐड किया है कि आपने क्या क्या लिखना है। इसको याद करने का यही तरीका है कि आपको ये दिमाग में होना चाहिए कोरोइडल जितनी भी पैथोलॉजीज हैं उसमें सब में हम यूज कर सकते हैं क्या इसको, आईसीजीए को। ऐसी सेम सीएससीआर में भी यूज कर सकते हैं। सीएससीआर में नॉर्मली सीएससीआर में आरपी में डिफेक्ट होता है,
नॉर्मली आरपी में डिफेक्ट होता है। लेकिन अगर क्रॉनिक CSCR अगर है, क्रॉनिक अगर है, तो आरपी हील करने के बाद भी ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके कई सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। कोरोइडल कैपिलरीज की क्या होता है, परमिएबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब हम CSCR पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे कोरोइडल परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है ये। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोरोइडल एबनॉर्मल परमिएबिलिटी कैसे बढ़ेगी, कोरोइड में ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा तो परमिएबिलिटी वो डायलिटेशन होगा कैपिलरी का, उसकी वजह से यहाँ से ज्यादा लीक होगा। ठीक है, अब ज्यादा लीक होगा डाई का तो वहां पे वो क्या करेगा, ये स्टेनिंग दिखा सकता है CSCR। उसके बाद पोस्टीरियर यूवियाइटिस तो पूरा कोरोइडाइटिस है। पोस्टीरियर यूवियाइटिस कोरोइडाइटिस को ही बोलते हैं, अगर बाकी लोगों को पता हो। कोरोइडाइटिस ये टाइप ऑफ पोस्टीरियर यूवियाइटिस कोरोइडाइटिस। ठीक है, तो ये भी कोरोइड की एक डिसीज है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे यूवियाइटिस में। उसके बाद कोरोइडल ट्यूमर तो है ही है एक कोरोइड का ट्यूमर, तो ये इसमें भी कोरोइडल ट्यूमर जो है वो कौन सा कोरोइडल ट्यूमर है, मेलिग्नेंट मेलेनोमा, कोरोइडल मेलेनोमा, सॉरी कोरोइडल मेलेनोमा। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन कोरोइडल ट्यूमर है मेलेनोमा। तो इसमें क्या है, इसमें डुअल सर्कुलेशन होता है डाई का। अब कैसे डुअल सर्कुलेशन होता है, क्या होता है, ये मैं जब कोरोइडल मेलेनोमा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी ऐसे ही मैंने बता दिया है ताकि तुम लोगों को याद रहे। कोरोइडल ट्यूमर में हम क्या कर सकते हैं, ICGA जो है एंजियोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पॉलीपॉइडल कोरोइडल वस्कुलोपैथी। ये सी से कोरोइड आ गया फिर से, तो कोरोइडल पैथोलॉजी में ये भी ऐड हो गया। ये भी ये दोनों PCV और रैप, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ CNV, कोरोइडल नियोवस्कुलर मेम्ब्रेन। ये भी हम आगे देखेंगे कोरोइडल पैथोलॉजीज में। रैप क्या है, रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेशन, रेटिनल एंजियोमेटस प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, ये भी CNVM है एक टाइप का। ठीक है, और जहां पे FFA नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वहां पे हम ICGA डाई को यूज करते हैं, ICGA को यूज करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेशंस हो गए। इसमें अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो। किसी का कोई डाउट है? रवि, सोनम? नहीं, तो नेक्स्ट देखें। Yes. तो अब देखो Yes. ये इतना ICGA अगर 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में भी आता है तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना अगर आपको याद रहता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या इसमें होमवर्क है, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट जैसे आप एग्जाम में लिख सकते हैं वैसे शॉर्ट नोट आपने लिख के फोटो खींच के मेरे को भेजना है ICGA का। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो अब ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट शुरू करते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। देखो OCT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। क्यों? क्योंकि FFA ICGA ये चलो ठीक है, आपको रेटिनल पैथोलॉजीज के बारे में बता देते हैं, लेकिन दे हैव मोर साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट भी ज्यादा है। दीज इन्वेस्टिगेशन आर मोर इन्वेजिव, वो ज्यादा इन्वेजिव है। रिवॉल्यूशन ऑफ रेटिनल पैथोलॉजीज में तो तब आया जब नॉन इन्वेजिव जो इन्वेस्टिगेशन है वो डेवलप हुई, जैसे OCT ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो अब देखो इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। OCT समझने से पहले, प्रॉपर OCT समझने से पहले इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। पहले क्या होता था, रेटिना जो थी, रेटिना की पैथोलॉजीज को पता करने के लिए, रेटिना जो थी उसकी उसमें इतनी सारी लेयर्स होती हैं, हमने पढ़ी थी 10 लेयर्स होते हैं रेटिना में। तो रेटिना की 10 लेयर्स को सबको देख पाना बहुत मुश्किल होता था। पहले हमारे पास केवल एकमात्र इन्वेस्टिगेशन था रेटिना को देखने के लिए, ऑन है कि ऑफ है, बस रेटिना ऑन है न्यूरोसेंसरी लेयर या ऑफ है उसको देखने के लिए, या फिर मेजर कोई पैथोलॉजीज है, मेजर कोई पैथोलॉजी है उसको पता करने के लिए हमारे पास एकमात्र इन्वेस्टिगेशन थी। क्या इन्वेस्टिगेशन थी? बी स्कैन। ठीक है, बी स्कैन। तो अब देखो यहाँ पे भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन बनता है, बी स्कैन और ए स्कैन में क्या, व्हाट इज बी इन बी स्कैन, व्हाट इज ए इन ए स्कैन, वेरी इंपोर्टेंट वाइवा क्वेश्चन। ठीक है, A is amplitude and B is brightness. वेरी गुड, बी फॉर ब्राइटनेस, और लिख लेना जिसको नहीं पता हो ब्राइटनेस, और ए फॉर एम्पलीट्यूड स्कैन। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने खुद कहा ये एम्पलीट्यूड स्कैन है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस इज ए स्कैन, दिस इज ए स्कैन, ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा है यहाँ पे, दिस इज ए स्कैन, ये ए स्कैन। ठीक है, और ये यहाँ पे जो रेटिना की पैथोलॉजी, रेटिना को जो दिखा रहा है यहाँ पे, दिस इज बी स्कैन, ये बी स्कैन है। ठीक है, बी स्कैन है।
अब देखो ए स्कैन बी स्कैन हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे क्लासेस में। अभी मेरा यहाँ बताने का पर्पस क्या है, हमारे पास एकमात्र इन्वेस्टिगेशन ये थी रेटिना की पैथोलॉजीज को पता करने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या आपको रेटिना की सारी लेयर्स क्लियर दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। नो सर। हाँ, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रही हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी बी स्कैन और ए स्कैन की? इसकी प्रॉब्लम ये थी कि इसका रिजोल्यूशन वेरी पुअर था, वेरी पुअर रिजोल्यूशन वेरी पुअर था। रिजोल्यूशन का सीधा मतलब होता है किससे रिलेटेड होता है रिजोल्यूशन? विजिबिलिटी से। अगर ज्यादा विजिबल है, रेटिना की लेयर्स अच्छे से विजिबल आपको दिख रही हैं तो हाईयर रिजोल्यूशन होगा, और अगर कम दिख रही हैं तो लोअर रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन बहुत पुअर था, इसीलिए आपको रेटिनल वेसल नहीं दिख रही थी। तो अगर पुअर रिजोल्यूशन है तो यहाँ पे डिफरेंट रेटिनल लेयर्स की डिटेल आपको नहीं पता चल पाएगी, डिफरेंट रेटिनल लेयर्स की डिटेल आपको नहीं पता चल पाएगी बी स्कैन में और ए स्कैन में। ठीक है, इसके बाद इसको फिर यूज किस लिए करते थे? पहले जब यूज करते थे बी स्कैन, अभी भी यूज करते हैं बी स्कैन ए स्कैन, तो किस लिए इसको यूज करते थे? इसको जो सरफेस, हाँ सरफेस पे अगर कोई डिसऑर्डर है, या फिर देखो यहाँ पे ये अगर इतनी बड़ी पैथोलॉजी है तब तो आप अप्रिशिएट कर लोगे, लेकिन अगर स्मॉल पैथोलॉजीज होंगी तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर पाओ, डिटेक्ट भी कर पाओगे तो डायग्नोज नहीं कर पाओगे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल पैथोलॉजी नहीं पता चल पाएगी बिकॉज इट हैव लोअर रिजोल्यूशन। ठीक है, जबकि अगर कोई पैथोलॉजी है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और मेनली इसको बी स्कैन को यूज करते हैं सरफेस पे अगर कोई चेंज हो रहा है, रेटिना के सरफेस पे अगर कोई चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो सरफेस पे क्या चेंज हो सकता है? पीवीडी हमें मिल सकता है, आरडी हमें मिल सकता है। तो ये सब पैथोलॉजीज को पता करने के लिए यहाँ पे बी स्कैन यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे पीवीडी हमें डिफरेंशिएट होता है, आरडी कैसे होता है, ये हम बी स्कैन में देखेंगे। अभी वी आर स्टिक ओनली टू द ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। तो मैं बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ, इसीलिए ध्यान से सुनना। तो अब देखो यहाँ आपको वन डायमेंशन में ये दिख रहा है, वन डायमेंशन में आपको दिख रहा है ये बी स्कैन। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, आपको रेटिनल लेयर्स भी अच्छे से नहीं दिख रही थी, यहाँ पे रेटिनल लेयर्स भी आपको क्लियरली नहीं दिख रही थी। तो मुझे ये बताओ कि प्रीवियसली अगर रेटिना की इनर लेयर या आउटर लेयर्स में किसी भी लेयर में अगर प्रॉब्लम होती थी तो हम रेटिनल लेयर्स को पता करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन यूज करते थे? अभी तो चलो ठीक है इसे यूज कर रहे हैं, पहले क्या यूज करते थे? रेटिना की अगर मुझे सारी लेयर्स जाननी है, जैसे 10 लेयर्स हैं, वो अभी तो पता नहीं चली है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के बाद, वो कैसे पता चली थी कि रेटिना में 10 लेयर्स हैं? कोई मुझे बता सकता है? How we can find that retina have 10 different layers? कैसे पता लगाया? रवीश, कैसे पता चला कि रेटिना में 10 लेयर्स हैं? रेटिनल बायोप्सी करके, नॉर्मल सी बात है, रेटिनल बायोप्सी करके उसका फिर हिस्टोपैथ करके, रेटिनल बायोप्सी की और बायोप्सी करने के बाद उसकी हिस्टोपैथ किया, तब हमें पता चला रेटिना में 10 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो ये एक 10 लेयर्स होती हैं। तो ये हमारे पास एकमात्र तरीका था रेटिनल बायोप्सी, ताकि हम रेटिना को 2D में देख पाए। 2D में मतलब उसकी सारी लेयर्स को हम पता कर पाए, 2 डायमेंशन में देख पाए। बाकी इससे हम 1 डायमेंशन में ही देख पा रहे थे रेटिना को, एक ही लेयर उसका आगे की दिख रही थी। उसके बाद अब देखो रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ, इसको ध्यान से सुनो। ये था हमारे पास 2D जानने का। अब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ जब से फिजिक्स में नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, अब कौन सी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई? ऑप्टिकल बायोप्सी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ यहाँ पे, ऑप्टिकल बायोप्सी। ठीक है, अब क्या होता है ये ऑप्टिकल बायोप्सी? देखो यहाँ पे जैसे ये रेटिनल बायोप्सी हम हिस्टोपैथ के लिए कर रहे थे ना, तब हमें 10 लेयर्स दिख रही थी। इसमें आपने कोई बायोप्सी नहीं करनी है, केवल लाइट को रेटिना पे डालना है, और उस लाइट को डालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 10 रेटिना की लेयर की इमेज बना सकते हैं इन वीवो में 10 की 10 रेटिनल लेयर्स जो हैं उनकी हमें फोटो मिल सकती है। दैट इज नोन एज ऑप्टिकल बायोप्सी। कितना अच्छा है ना ये, कि आप लाइट डाल के रेटिना की 2D इमेज बना सकते हैं, उसकी सारी 10 की 10 लेयर्स यूज देख सकते हैं। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। क्लियर? ठीक है, ये समझ आया? तो ये बेस है तुम्हारा कि ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहाँ से डेवलप हुआ।
अब देखो यहाँ पे ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में ऑप्टिकल का मतलब क्या है, लाइट, लाइट हम डाल रहे हैं उससे देख रहे हैं, ठीक है। कोहेरेंस को बाद में लेंगे। टोमोग्राफी का मतलब क्या है, टोमोग्राफी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे टोमोग्राफी समझाने से पहले मैं दो वर्ड बताता हूँ, क्योंकि ये दो वर्ड बार बार आएंगे, कॉर्निया में भी आएंगे। व्हाट इज टोपोग्राफी और व्हाट इज टोमोग्राफी। व्हाट इज टोमोग्राफी, सरफेस का अगर हमें कुछ पता करना है, हाँ देखो, टोपोग्राफी। हाँ अगर मैं यहाँ देखो, ये कहीं किसी बुक में मेंशन नहीं होगा, लेकिन मैं एक लिंक के थ्रू तुम्हें बताना चाह रहा हूँ ताकि तुम लोग कॉर्निया में भी इसको वो कर पाओ, रिलेट कर पाओ। देखो सरफेस का हमें कोई भी स्टडी अगर हम करते हैं, सरफेस का अगर हमें दिखता है, मान लिया ये टेबल है, इस टेबल पे हमें केवल ऊपर का दिख रहा है, सरफेस की ऊपर वाली लेयर दिख रही है, ऊपर से हम देख रहे हैं, तब हमें ये ऊपर वाली लेयर दिख रही है, तब हम उसे बोलेंगे टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, ठीक है। लेकिन अगर हम साइड से देखते हैं तो साइड से हमें ये भी दिखती है और ये भी दिखती है, तब ये क्या होगा, हमारा 2D व्यू बन जाएगा, 2 dimension. हाँ, देन दिस इज नोन एज टोमोग्राफी, टोमोग्राफी, ठीक है। सेम इसमें भी जब 1D में ये दिख रहा था तब ये टोपोग्राफी मान सकते हैं, ऐसा कहीं दिया नहीं है एक्चुअली, इसीलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ केवल आपको सरफेस की लेयर पता चल रही है, यहाँ सरफेस पे कोई प्रॉब्लम अगर है तो वो बता रहा है, तो केवल 1 डायमेंशन आप देख पा रहे हैं, तो उसे आप टोपोग्राफी मान सकते हैं। और टोमोग्राफी कब मानेंगे, जब 2D में आपको सारी लेयर्स दिखती हैं, ऑप्टिकल बायोप्सी में जब आपको सारी लेयर्स दिखती हैं, देन यू कैन से टोमोग्राफी, तब 2D में आपको दिख रहा है तब आप बोल सकते हैं टोमोग्राफी, ठीक है। ऐसी देखो यही सेम आएगा कॉर्निया में, कॉर्निया में हम प्लेसिडो डिस्क से जो करते हैं वो है टोपोग्राफी। तो सरफेस पे जो भी सरफेस की जो स्टडी है कॉर्निया की, वो हमें पता चल रहा है, सरफेस पे पता चल रहा है, देन दिस इज नोन एज कॉर्नियल टोपोग्राफी। और अगर हमें उसका 2D व्यू मिल रहा है, तीनों डायरेक्शन में मिल रहा है, 3D व्यू मिल रहा है, तब हम उसे बोलेंगे टोमोग्राफी, टोमोग्राफी। तो टोमोग्राफी और टोपोग्राफी क्लियर है सबको? यस सर। तो अब चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब देखो ऑप्टिकल का मतलब हमने समझ लिया कि ऑप्टिकल का मतलब है लाइट से हो रहा है, लाइट से डेवलप हो रहा है। टोमोग्राफी का मतलब हमने समझ लिया कि 2D व्यू या 3D व्यू हमें मिल रहा है, ताकि सारी लेयर्स हमें दिख रही है रेटिना की। अब आ जाओ कोहेरेंस। व्हाट इज दिस कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, सिंपल फिजिक्स है, रवीश बताएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? सर इजीली एक्सप्रेस होना या कुछ नहीं, देखो हमने जो मैच करना, देखो फिजिक्स में When two waves सेम फेज। हाँ वेरी बाइंड और वही गुड, करते किसी मैच करते। एक कोहेरेंट सोर्स से जब वेव्स निकलती हैं, दो वेव्स निकलती हैं, तो उनका फेज सेम है, उनका वेवलेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। फेज जो है वो सेम है, वेवलेंथ सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है, तब हम ऐसे सोर्स को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, ऐसा सोर्स जिससे जो वेव्स निकल रही हैं, these emitting waves have same wavelength, same frequency and have same phase difference, phase difference भी same होगा, then these source are known as coherent source, ठीक है। अब देखो कोहेरेंस, कोहेरेंस बार बार पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग खराब हो जाता है, मतलब क्या है, इसको यहाँ यूज क्यों कर रहे हैं कोहेरेंट सोर्स को, इसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो सोर्स कोहेरेंट होगा, केवल इंटरफेरेंस उसी सोर्स में हो सकता है, इंटरफेरेंस जो है उसी सोर्स में, उसी उन्हीं वेव्स के बीच में हो सकता है, इंटरफेरेंस जो है उन्हीं वेव्स के बीच में हो सकता है जिनमें जो कोहेरेंट सोर्स की वेव्स होंगी। देखो समझने की कोशिश करो कैसे क्यों हो रहा है केवल कोहेरेंट सोर्स में। मैंने बताया सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ और सेम अगर फेज डिफरेंस होता है तो सेम डायरेक्शन भी सेम होगी, डायरेक्शन भी इसकी सेम होगी। लेकिन अगर मैं क्या बोलता हूं कि एक वेव यहाँ जा रही है और बाकी एक वेव यहाँ जा रही है, क्या इनके बीच में इंटरफेरेंस पॉसिबल है? नो सर। नहीं, वेरी गुड। वेवलेंथ सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, लेकिन फेज डिफरेंस अलग अलग है एकदम, तो इनके बीच में इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है, इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब मैं बार बार इंटरफेरेंस को इतनी ज्यादा वो क्यों दे रहा हूँ, वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज इंटरफेरेंस इज एवरीथिंग इन ओसीटी। ओसीटी में अगर कोई है मेन इंपॉर्टेंट चीज वो इंटरफेरेंस ही है।
अब कैसे है ये इंटरफेरेंस, तो देखो अगर मैंने बताया कि कोई वेव जो है, देखो इंटरफेरेंस के बारे में आप लोगों को पहले पता होगा, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि वी हैव कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ऐड हो रही है, दो वेव ऐड हो रही है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब सब्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। मान लिया एक वेव जो है वो ये है, ठीक है। अब दूसरी वेव जो है वो ये है। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक लार्ज बिगर वेव बनेगी, ये दोनों को ऐड होने के बाद, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो ये दोनों वेव हो गई, इसके बाद अगर एक वेव ये है, मान लिया एक वेव ये है, ठीक है, दूसरी वेव का फेज डिफरेंस ये है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों के अपोजिट फेस हैं, तो दोनों के अगर अपोजिट फेस हैं तो क्या होगा इसमें, ये दोनों आपस में डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। वेरी गुड, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। अब देखो कंस्ट्रक्टिव मैंने बताया ऐड होगा और डिस्ट्रक्टिव में लाइन बन जाएगी। तो ये हमारी ओसीटी में कैसे इफेक्ट डालेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इतना बड़ा एम्पलीट्यूड बन रहा है, देन इट इज सीन एज अ वाइट। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इसको समझने के हाइपर रिफ्लेक्टिव। हाँ वेरी गुड, हाइपर रिफ्लेक्टिव इसे हम बोलते हैं, जो ओसीटी की टर्म में हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगा। जबकि यहाँ पे देखोगे आप, ये पूरी शायद दोनों वेव डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और ये हमें ब्लैक बैंड की तरह दिखाई देता है, ब्लैक बैंड की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में केवल समझने के लिए मैंने बताया है, बाकी ये लिखने के लिए नहीं है। व्हाइट और ब्लैक ये आपके समझने के लिए है। तो ये आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगा, ये हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगा। यहाँ तक समझ में आ गया, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब इस इंटरफेरेंस को हमें अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हमें देखना है कि कैसे ये जो इंटरफेरेंस है हमारे ओसीटी में कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो देखो उससे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ओसीटी। तो अगर ओसीटी एग्जाम में आता है, थ्योरी एग्जाम में, तो तुम्हें लिखना है। और अगर प्रैक्टिकल में पूछे, प्रैक्टिकल में कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि अगर तुमको सब कुछ पता है ओसीटी के बारे में तो उनको तसल्ली नहीं होती, बस डेफिनेशन से उनको तसल्ली होती है कि डिफाइन करो ओसीटी क्या है, डिफाइन करो, ठीक है। तो उन एग्जामिनर्स के लिए आपने ये लिखना है कि ओसीटी क्या है। ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इट्स अ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, केवल ऑप्टिकल फिनोमिना पे काम करता है। इट वर्क्स ओनली ऑन ऑप्टिकल फिनोमिना, ठीक है। कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट लाइट पड़ती है रेटिना पे। इमेजिंग सिस्टम है जो कि हाई रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाई रिजोल्यूशन का मतलब आपको डिफरेंट लेयर एकदम क्लियरली दिखेंगी, ऑल द 10 लेयर्स आपको एकदम क्लियरली दिखेंगी। क्रॉस सेक्शनल इमेज आपको प्रोवाइड करता है, किसकी, पोस्टीरियर सेगमेंट की, ठीक है। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एएसओसीटी भी होता है, तो केवल उसका नाम ओसीटी नहीं होगा, उसके नाम के आगे ये जरूर लगा होगा जो एंटीरियर सेगमेंट के लिए होता है। ये कॉर्निया में हम देखेंगे, ठीक है। एएसओसीटी ये केवल पोस्टीरियर सेगमेंट के ओसीटी की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्टीरियर सेगमेंट का ओसीटी। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नॉन इन्वेसिव है, क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकल फिनोमिना पे काम करता है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, लाइट डायरेक्ट पड़ती है इस पे, और इसमें रेटिना की 10 लेयर्स सारी की सारी हमको दिखाई देती हैं हाई रिजोल्यूशन में, और इसका एक क्रॉस सेक्शनल इमेज बनता है ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट। इतना समझ आ गया सबको? इतना क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर। नहीं? No, sir. तो चलो ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया है। तो देखो एक और कंसेप्ट मैं बताऊं, ओसीटी कुछ नहीं है, ओसीटी इज नथिंग बट इट इज द एनालॉग ऑफ बी स्कैन। मैंने बी स्कैन बताया जैसे, क्योंकि बी स्कैन जो है वो 1D में है, 1 डायमेंशन में इमेज प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हमें सरफेस की इमेज बस दिख रही है। इट्स द एनालॉग टू बी स्कैन, ओनली बी स्कैन, ठीक है। तो ये इसी का एनालॉग है, इसी का एनालॉग है। ये 2D में दे देता है व्यू, ये केवल 1D में दे पाता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो डिफरेंस ये है, और भी कोई डिफरेंस है इन दोनों में, बता सकता है कोई? इन दोनों में और कोई भी डिफरेंस है? सोनम? So B scan contact है। वेरी गुड, बी स्कैन कॉन्टैक्ट है और ये नॉन कॉन्टैक्ट है, वेरी गुड। और ग्रेटर रेजोल्यूशन होता है इसके अंदर। वेरी गुड, इसमें लोअर रिजोल्यूशन, वो सब इसी से रिलेटेड हो गया। अगर आपको ये याद है 1D और 2D,
तो वो सब ये हो जाएगा। बाकी कॉन्टेक्ट का भी है, वो हमने इसमें देख लिया, ये नॉन कॉन्टेक्ट है जबकि ये कॉन्टेक्ट टेक्निक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइट है और बी स्कैन साउंड वेरी अल्ट्रासाउंड। गुड वेरी गुड, ये डिफरेंस आपने पता कर देखना है, ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। इट्स अ साउंड वेव, ये जो हम करते हैं ये साउंड वेव से करते हैं, ठीक है। और साउंड वेव क्या है, हमेशा मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम में ट्रेवल करती है, मीडियम में। इसीलिए हम डायरेक्ट इसको बिना कांटेक्ट के नहीं दे सकते, क्योंकि मीडियम आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर पाएगी, ठीक है। जबकि ओसीटी क्या है, ये लाइट वेव है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, लाइट वेव। क्लियर है सबको यहाँ पे? अब जो लाइट वेव हम, हाँ लाइट वेव जो हम इसमें यूज करते हैं, कौन सी लाइट वेव यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट वेव ही इसमें यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि इंफ्रारेड लाइट की देखी गई है कि इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, क्लियर रिजोल्यूशन देता है ये आफ्टर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी अच्छी होती है इसमें इंफ्रारेड लाइट में। तो इसी बेस पे इसका प्रिंसिपल डिसाइड होता है, किसका, ओसीटी का। देखो मैं ये आपको लिंक बना रहा हूँ, ये कहानी बता रहा हूँ ना, आपने एज इट इज याद रखना है, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। इंटरफेरेंस के बेस पे अगर इसका प्रिंसिपल डिसाइड होता है, कौन क्या प्रिंसिपल है इसका, इसका प्रिंसिपल है लो कोहेरेंस टोमोग्राफी। आप लोगों ने पढ़ा होगा लो कोहेरेंस टोमोग्राफी, समझ इंटरफेरोमेट्री, सॉरी टोमोग्राफी ने, लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री, इंटरफेरोमेट्री, ठीक है। लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री, तो इंटरफेरोमेट्री तो आया इंटरफेरेंस से, ठीक है। लो कोहेरेंस का मतलब क्या है, यानी जो वेव्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कम है, जो मैंने वेवलेंथ का बताया था और फ्रीक्वेंसी का बताया था और फेज डिफरेंस बताया, ये थोड़ा ज्यादा है, सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसको लो कोहेरेंस बोला गया। अब मुझे बताओगे कि क्यों है इनके बीच में इतना डिफरेंस, ये डिफरेंस क्यों है, लो कोहेरेंस क्यों, लो कोहेरेंस टोमोग्राफी क्यों बोला जा रहा है इसे, व्हाई दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ओसीटी इज लो कोहेरेंस टोमोग्राफी, जबकि इसमें हम कोहेरेंट लाइट यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट। रवीश सर ताकि उसको ऑब्टेन कर सके फिल्म पे उसकी इमेजेस, लो कोहेरेंस रहेगी तो ही इंटरफेरेंस पॉसिबल होगा और वेरी गुड वेरी ऑब्टेन गुड। हो पाएगा। और लो कोहेरेंस मिलेगा कैसे, कैसे होगा, हम जो सोर्स दे रहे हैं वो तो हाईली कोहेरेंट लाइट का सोर्स दे रहे हैं, तो देखो वो लो कोहेरेंस आपको कैसे मिलेगा, देखो यहाँ बीम पे, स्प्लिटर यूज, देखो ये, हाँ वेरी गुड, बीम स्प्लिटर यूज करके हम लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री यूज करते हैं। तो देखो इसमें प्रिंसिपल समझने की कोशिश करो, ये है लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स कौन सा है, जिसमें हाईली कोहेरेंट लाइट रहते हैं, कोहेरेंट लाइट, कोहेरेंट लाइट सोर्स है ये, कोहेरेंट, ठीक है। इससे क्या निकलेगी, इंफ्रारेड लाइट निकलेगी, हाईली कोहेरेंट इंफ्रारेड लाइट 820 नैनोमीटर की, ठीक है। अब ये क्या होगा, किसी ने बोला बीम स्प्लिटर, वेरी गुड, बीम स्प्लिटर पे पड़ेगी, तो अब ये बीम स्प्लिटर पे पड़ने के बाद कुछ लाइट तो इसके थ्रू पास कर जाएगी और कुछ लाइट जो है यहां से होते हुए क्या होगा, रेफरेंस मिरर पे पड़ेगी। तो 50% अगर मैं मानूं कि इधर गई है तो 50% इधर जाएगी, ठीक है। तो अब दो अलग अलग लाइट गई है, मिरर पे गई है, और ये जो प्रोब, इसको बोलते हैं प्रोब बीम, जो रिफ्लेक्ट, जो इससे पास कर गई है बीम स्प्लिटर से, उसको हम बोलते हैं प्रोब बीम, और जो रेफरेंस मिरर की तरफ जा रही है उसे बोलते हैं रेफरेंस बीम। क्लियर? अब देखो ये जो प्रोब बीम है ये क्या करती है, रेटिना की लेयर पे जाके टकरा के वापस आती है। तो कुछ लाइट फ्रंट लेयर से टकराती है, कुछ यहाँ जाती है, कुछ यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, कुछ यहाँ जाती है, और टकरा के वापस आती है। तो मुझे ये बताओ, जो टकरा के वापस आती है लाइट, उसको क्या बोलते हैं? लाइट अगर कहीं जा रही है, मिरर पे पड़ रही है, इंसिडेंट लाइट है, इस लाइट को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड लाइट। दैट्स वाई इसमें जो ओसीटी है उसमें रिफ्लेक्टिव यूज करते हैं हम, समझ आ रहा है, रिफ्लेक्टिव यूज करते हैं। किसी ने बताया था ना इसमें हाइपर रिफ्लेक्टिव यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसीलिए इसमें हाइपर रिफ्लेक्टिव बोला जाता है, क्योंकि ये जो लाइट आई है वो रेटिना की लेयर से भी रिफ्लेक्ट होके आ रही है और रेफरेंस मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो इसीलिए हम इसमें रिफ्लेक्टिव टर्म यूज करते हैं जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं ओसीटी को। क्लियर? तो यहाँ पे ये फंडा अगर आपको क्लियर है तो अब देखो यहाँ इसकी डिफरेंट लेयर से टकरा के वापस आ रही है लाइट, तो टकरा के वापस आ रही है
अब यहाँ से रेफरेंस मिरर से भी टकरा के वापस आ रही है लाइट, तो वापस आने के बाद ये दोनों लाइट में इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अब मुझे बताओ इनके बीच में जो फेज डिफरेंस था ओरिजिनल कोहेरेंस का, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फेज डिफरेंस सेम था, क्या अभी सेम रहेगा दोनों के बीच में? ये मुझे नो सर, नहीं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लेयर से आ रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहा है, और यहाँ केवल मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है सारी लाइट, तो इनके बीच में कोहेरेंस नहीं रहेगा उतना ज्यादा, हाईली कोहेरेंट नहीं रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री। लो कोहेरेंस इंटरफेरोमेट्री इसका प्रिंसिपल है, इंटरफेरोमेट्री। समझ आया है सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. आप देखो, चलो ठीक है, यहां तक अगर सबको कंसेप्ट क्लियर है तो अब देखो मेन इंपोर्टेंट बात यहाँ पे आती है। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, इसकी डिफरेंट लेयर से जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो अगर इक्वल कोहेरेंस नहीं है, सेम फेज डिफरेंस नहीं है, तो किसी लाइट का क्या होगा, मान लिया ये रेफरेंस बीम से ये लाइट आ रही है और इससे टकरा के ये वाली लाइट, सेम यही लाइट, सेम इसी फेज में लाइट आ रही है, ठीक है, तब क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? Construct. वेरी गुड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर जो रेफरेंस मिरर से लाइट आ रही है, वो लाइट जो है, सॉरी, वो लाइट जो है वो ये है, ठीक है, लेकिन जो लेयर से, रेटिनल लेयर से जो लाइट आ रही है, वो लाइट अगर ये है, तो मुझे बताओ यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। अब मेन यहाँ पे फंडा जो समझने वाला है हमारा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पे जो आपको लेयर दिखाई देगी, ये दिखाई देगी व्हाइट एज ए हाइपर रिफ्लेक्टिव, हाँ, और यहाँ पे जो दिखाई देगी वो हाइपर रिफ्लेक्टिव। फंडा क्लियर हो गया होगा सबको? तो Yes, देखो, sir. हाँ, हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर ये है, जो व्हाइट आपको दिख रही है, ये हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर है ओसीटी में, और ये वाली लेयर जो है ब्लैक दिख रही है, ये हाइपर रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं और बताना चाहूंगा, ये एक कंसेप्ट ये है कि हाइपर रिफ्लेक्टिव मतलब अपोजिट फेस में कब होती है लाइट और सेम फेस में कब होती है, ये किसी बुक में है नहीं, लेकिन मैंने अपना कंसेप्ट बनाया है। इस कंसेप्ट से आप याद रख सकते हैं कि जो लाइट न्यूक्लियर लेयर से, जो लाइट न्यूक्लियर लेयर से रिफ्लेक्ट होती है, न्यूक्लियर लेयर से रिफ्लेक्ट होती है, वो लाइट जो है उसका फेज डिफरेंस, उसको टाइम ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस में डेंस मटेरियल रहता है, तो वो उससे रिफ्लेक्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसका फेस ये था पहले, तो ये फेस हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। लेकिन अगर कोई फाइबरस लेयर है, जैसे नर्व फाइबर लेयर है, फ्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इनसे तुरंत टकरा के वापस आ जाएगी, तो फिर जो इसका फेस था पहले, वही सेम दूसरी लाइट, ये जो इसका जो फेस है वही सेम इसका भी फेस रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, ठीक है। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मेरी हाइपोथेटिकल बनाई हुई चीज है, ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो फाइबरस लेयर रहेगी ना हमारी रेटिना में, वो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो अधिकतर मैक्सिमम कैसी दिखाई देगी हमको, हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगी, ठीक है। मैं आगे भी बताऊंगा कैसे, पूरा डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट अभी समझने की कोशिश करो। और न्यूक्लियर जो लेयर होगी ना, उससे क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो मैक्सिमम केस में ये फंडा आपका काम करेगा, आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट, ये पूरे डायग्राम से एक कंसेप्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो सिंगल कंसेप्ट ये आएगा, जो न्यूक्लियर लेयर है वो आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगी ओसीटी में, और फाइबरस लेयर जो है वो आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगी, ठीक है। ये फंडा यहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि ये कोई ऑथराइज्ड फंडा नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है, तो हर जगह काम नहीं करेगा, कुछ एक्सेप्शन रहेगा जो हम देखेंगे कि कहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, बाकी मैक्सिमम 99% केसेस में ये फंडा आपका काम करेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. नहीं, तो चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। अब देखो ओसीटी अगर आता है तो आपने ब्रीफ में टाइप ऑफ ओसीटी बताना है कि ओसीटी कितने टाइप का होता है। तो दो टाइप का ओसीटी होता है, एक टाइम डोमेन ओसीटी और एक होता है स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी। टाइम डोमेन ओसीटी और एक स्पेक्ट्रल डोमेन ओसीटी। तो देखो टाइम डोमेन में और स्पेक्ट्रल डोमेन में क्या डिफरेंस है, तुम डिफरेंस खुद देख सकते हो, ये टाइम डोमेन है, ये स्पेक्ट्रल डोमेन है।
तो मुझे बताओ डिफरेंस क्या लग रहा है तुमको टाइम डोमेन में, स्पेक्ट्रल डोमेन में या फोरियर डोमेन में? स्पेक्ट्रल डोमेन को ही हम फोरियर डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन ओसीटी बोलते हैं। Spectral more detailed information. रेजोल्यूशन है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे आपको रिटन लेयर एकदम क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियर एकदम रिटन लेयर, यानी रिजोल्यूशन बहुत हाई है। जबकि यहाँ पे देखोगे रिजोल्यूशन बहुत लो है, लो रिजोल्यूशन। अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो आप लोगों ने, जैसे पुराने जमाने में टीवी होती थी, DD1 DD2 आता था, एकदम झिलमिल झिलमिल करते हुए आता था, हम एंटीना लगाते थे तो उससे थोड़ा बहुत साफ दिखता भी था, लेकिन एकदम झिलमिल झिलमिल दिखता था हमको उसमें टीवी में। लेकिन जब से केबल सिस्टम आना शुरू हुआ, हमारे डिश सिस्टम आना शुरू हुआ, तो एकदम क्लियरली आपको पूरी जितनी भी इमेजेस हैं एकदम क्लियरली दिखनी शुरू हो गई। तो उस फंडे से आप टैग कर सकते हैं कि टाइम डोमेन में आपको ब्लर दिखेगा, उतना ज्यादा रिजोल्यूशन नहीं होगा, जबकि स्पेक्ट्रल डोमेन में आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेक्ट्रल डोमेन में क्लियर क्यों दिख रहा है, टाइम डोमेन में क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? ये फंडा डिपेंड करता है कि आपने जो रेटिना है, जैसे मैंने कहा ऑप्टिकल बायोप्सी करता है, तो देखो नॉर्मल बायोप्सी में समझो कि नॉर्मल बायोप्सी में अगर मैं जितना स्मॉल से स्मॉल टुकड़ा लूंगा उतना, जैसे मैंने क्या किया, इसको ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ आएगा क्योंकि इसमें टाइम डोमेन में और स्पेक्ट्रल डोमेन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि मान लिया मैंने बायोप्सी की, नॉर्मल हिस्टोपैथ की बायोप्सी की, तो मुझे बताओ अगर मैं बड़ा टुकड़ा लूंगा तो मुझे रेटिनल पैथोलॉजी जो डायग्नोज होने का चांस ज्यादा मिलेगा, या स्मॉल स्मॉल लूंगा, उसी में से स्मॉल स्मॉल काट के अगर मैं देखूंगा तो मुझे रेटिनल पैथोलॉजी डायग्नोज करने का ज्यादा चांस रहेगा, या फिर बड़ा टुकड़ा लेके उसको डायरेक्ट देख के ज्यादा चांस रहेगा पैथोलॉजी को डायग्नोज? कोई स्मॉल पैथोलॉजी है और तुम पूरा इसको देख रहे हो, पूरा इतना बड़ा आप ब्लॉक देख रहे हो माइक्रोस्कोप में, तो हो सकता है वहां पे मिस हो जाए आपको स्मॉल पैथोलॉजी। लेकिन आप छोटे छोटे अगर वहां पे पीसेस करके, ईच पीसेस को अगर आप देख रहे हो, उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो चांसेस ज्यादा हैं उस पैथोलॉजी के डायग्नोसिस के, या फिर एक साथ पूरे ब्लॉक को देख रहे हो तब ज्यादा चांसेस हैं उसको मिस होने के। तो छोटे पीसेस में इजीली दिखेगा। हाँ वेरी गुड, छोटे पीसेस में इजीली दिखेगा और उसको डायग्नोसिस के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सेम यही डिफरेंस है टाइम डोमेन में और स्पेक्ट्रल डोमेन में। इसमें है क्या, ये टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इसके लिए रख दिया कि बस इतने सेकंड के लिए हमें करना है, तो उतने सेकंड में जितने स्कैन आ रहे हैं उतने स्कैन ले लिए और उस स्कैन को रिकंस्ट्रक्ट करके देखा तो हमें दिखाई दिया ये। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें स्कैन रेट कम होता है, कम स्कैन, यानी मैंने अगर ऑप्टिकल स्कैन किया, मान लिया ये रेटिना है, ये रेटिना है, इसमें मैंने स्कैन कर रहे हैं, बहुत सारे ए स्कैन कर रहे हैं, और ए स्कैन करके मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो जितने मैं ज्यादा स्कैन करूंगा उतना ज्यादा हमें रिजोल्यूशन मिलेगा, ये कम में जो स्कैन रेट है कम होगा तब ज्यादा रिजोल्यूशन मिलेगा। तो जब ज्यादा स्कैन, हाँ वेरी गुड, तो इसमें यही रहता है, इसमें स्कैन रेट कम होता है, टाइम डोमेन में स्कैन रेट जो है वो कम रहता है। इसमें 400 स्कैन, 400 ए स्कैन होते हैं पर सेकंड में, 400 ए स्कैन पर सेकंड होते हैं, इसीलिए इसमें रिजोल्यूशन ज्यादा नहीं आता, रिजोल्यूशन जो है वो कम रहता है इसमें, क्योंकि इसमें स्कैन रेट कम रहता है, 400 ए स्कैन पर सेकंड। अब देखो यहाँ से आप एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या, कि यहाँ स्कैन रेट कम है लेकिन ए स्कैन और बी स्कैन से तो ज्यादा ही है ना। जो ए स्कैन बी स्कैन एक बार ले रहा था, एक स्कैन में जो दिखा रहा था वो 400 स्कैन लेके तब रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। वैसे स्कैन आपको 400, इसमें जो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है उसमें 400 स्कैन ले रहा है उस टाइप के, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करके आपको रेटिना को दिखा रहा है। तो रिजोल्यूशन इसमें ज्यादा होगा या बी स्कैन में ज्यादा होगा, ए स्कैन में ज्यादा होगा? रवीश सर 20 से ज्यादा इसमें, बी स्कैन से ज्यादा रिजोल्यूशन होगा इसमें इसमें ज्यादा होगा। हाँ क्योंकि देखो इसमें स्कैन रेट 400 टाइम्स ऑफ द ए स्कैन बी स्कैन से 400 गुना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा स्कैन होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो स्कैन रहता है स्पेक्ट्रल डोमेन में, यहाँ पे स्कैन रेट और बढ़ जाता है, इसीलिए इसका रिजोल्यूशन और बढ़िया हो गया। यहाँ पे 27,000 स्कैन लेता है। ऑप्टिकल स्कैन कितने लेता है? 27,000 पर सेकेंड स्कैन लेता है। तब तो भाई आना ही है इस टाइप का रिजोल्यूशन, इसका हाइयर रिजोल्यूशन दिखाता है एज कंपेयर टू दिस।
ठीक है, इससे भी ज्यादा हाई और रिजोल्यूशन वाले आए हैं, लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो इसका स्कैन, जिसका स्कैन ज्यादा होगा उसका ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, जिसका स्कैन रेट कम होगा उसका कम रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, वेवलेंथ लगभग सेम यूज होती है, इसमें 820 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज होती है और इसमें 840 की नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज होती है। ठीक है, अब मुझे ये बता सकता है कोई कि इसमें रिजोल्यूशन ज्यादा है, जो स्पेक्ट्रल डोमेन है, क्योंकि ए स्कैन ज्यादा है और इसमें ए स्कैन कम है, तो टाइम डोमेन में ए स्कैन कम क्यों होते हैं, नंबर ऑफ स्कैन का रेट जो है वो कम क्यों है? इसमें टाइम डोमेन में स्कैन रेट इसीलिए कम है क्योंकि इसमें जो रेफरेंस मिरर है वो मूविंग था, पहले रेफरेंस मिरर जो था वो मूविंग था, मूविंग रेफरेंस मिरर था। तो अब कोई मूविंग चीज है, अगर आप मूव कर रहे हैं तब इजीली फोटो जल्दी जल्दी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक हैं एकदम एक जगह पे स्टैटिक हैं, फिर आपको फोटो क्लिक करने के लिए बोला जाए तब जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे। स्टैटिक में बेटर हाँ, वेरी गुड। इसमें जो रेफरेंस मिरर था वो मूविंग था, इसीलिए इसके इसमें स्कैन रेट केवल 400 ले पा रहा था वो एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन यहाँ पे ये स्टैटिक था, जो रेफरेंस मिरर जो था मैंने बताया तुम लोगों को, यहाँ पे रेफरेंस मिरर जो है वो स्टैटिक है, रेफरेंस मिरर स्टैटिक है, इसीलिए इसमें ए स्कैन इतने ज्यादा हैं, इसमें 27,000 ए स्कैन है। ठीक है, ए स्कैन पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में आपको हायर रिजोल्यूशन मिलेगा एज कंपेयर टू दिस। यहां तक सबको क्लियर हो गया टाइप्स ऑफ ओसीटी? यस सर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो इतना आप लिखेंगे अगर ओसीटी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो इंटरप्रिटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्योरी एग्जाम, फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, कि आपने कैसे ओसीटी को इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो अब देखो मैंने बताया तुम लोगों को एक फंडा, मैं पहले ही बता चुका हूं तुम लोगों को, क्या वो फंडा आपने अपने दिमाग में रखना है, वो मेरा बनाया हुआ फंडा है वो फंडा, लेकिन आपने दिमाग में रखना, कभी भूलोगे नहीं इसका इंटरप्रिटेशन। जो न्यूक्लियर लेयर है, न्यूक्लियर लेयर वो हमने पढ़ा था, उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उसमें क्या होगा, हाइपर रिफ्लेक्टिव होगा है, हाइपर रिफ्लेक्टिव। हाइपर रिफ्लेक्टिव, वेरी गुड। और जो फाइब्रस लेयर होंगी वो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, हाइपर रिफ्लेक्टिव। ठीक है, विद फ्यू एक्सेप्शन, जो आपने याद रखने हैं, कुछ एक्सेप्शन याद रखने हैं, बाकी आपका ये फंडा 99% काम करेगा। ठीक है, देखो क्या है, अब शुरुआत करते हैं हम इनर लेयर से। तो सोनम मुझे बताओ इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ रेटिना? सोनम आर यू देयर? यस सर। सर इनर मोस्ट होती है इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है तो फाइब्रस है कि न्यूक्लियर लेयर है इसमें? फाइब्रस होगी। वेरी गुड, फाइब्रस। तो हाइपर रिफ्लेक्टिव आना चाहिए, हाइपर आना चाहिए? सर हाइपर आना चाहिए पर नहीं दिख रही है। वेरी गुड। अब देखो अंदर से सेकंड लेयर बताओ रवीश कौन सी होती है? फ्रॉम इनसाइड है नर्व फाइबर लेयर। नर्व फाइबर लेयर फाइब्रस है या फिर न्यूक्लियर है? फाइब्रस। तो हाइपर रिफ्लेक्टिव आएगा या हाइपो? हाइपर। तो देखो ये भी हाइपर आ रहा है, ये भी हाइपर आ रहा है, तो अगर दोनों हाइपर हैं तो क्या, अगर दोनों साथ टच हैं दोनों लेयर, तो क्या आपको अलग अलग डिस्टिंग्विश दिखाई देंगी इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन और नर्व फाइबर लेयर? नो सर। नहीं, वेरी गुड। तो देखो दोनों एक साथ ही दिखाई देंगी, और जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ये वाली लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिव, ये इसी में ही आपकी इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन भी है, इसी में ही आपकी नर्व फाइबर लेयर भी है। ठीक है, तो ये लेयर आपको जो दिखाई दे रही है ये है आपकी क्या, नर्व फाइबर लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिव। ठीक है, इधर ये है नर्व फाइबर लेयर और इधर ये है नर्व फाइबर लेयर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो नर्व फाइबर लेयर हाइपर रिफ्लेक्टिव। अब आ जाओ अंदर से थर्ड लेयर, हरी स्वप्न अंदर से थर्ड लेयर कौन सी है फ्रॉम इनवर्ड? गैंग्लियनिक सेल लेयर। गैंग्लियन सेल लेयर। वेरी गुड, गैंग्लियन सेल लेयर। तुम बताओ इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं? न्यूक्लियर यस सर। वेरी गुड। तो न्यूक्लियर लेयर है तो हाइपर रिफ्लेक्टिव, हाइपो। वेरी गुड, अब तो तुम लोगों को खुद ही आंसर पता है। तो हाइपो रिफ्लेक्टिव अगर है तो ब्लैक दिखाई देगी, हाइपर रिफ्लेक्टिव ब्लैक से दिखाई देगी। तो देखो यहाँ पे ये जो इस हाइपर रिफ्लेक्टिव व्हाइट जो दिखाई दे रहा है, इसके नीचे पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है ये पार्ट,
दिख रहा है? ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये ब्लैक पार्ट। यस यस तो ये क्या है, आपकी गैंग्लियन सेल लेयर है। यहाँ पे ये गैंग्लियन सेल लेयर है। ये आपको क्या दिखाई देगी, हाइपो रिफ्लेक्टिव। हाइपो रिफ्लेक्टिव, क्लियर? यस अब आ जाओ फ्रॉम इनवर्ड, फोर्थ लेयर कौन सी है? इनर प्लेक्सिफॉर्म। इनर प्लेक्सिफॉर्म, वेरी गुड। इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो इनर प्लेक्सिफॉर्म इज फाइब्रस लेयर और न्यूक्लियर लेयर? फाइब्रस। फाइब्रस। तो हाइपर रिफ्लेक्टिव होगी कि हाइपो रिफ्लेक्टिव? तो हाइपर। वेरी गुड। तो हाइपर रिफ्लेक्टिव आ जाओ, फाइब्रस लेयर में आ जाओ, फाइब्रस इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो आपको ये जो दिख रहा है ना ब्लैक लेयर, इसमें ये जो व्हाइट लेयर दिख रही है ना, यहाँ पे ये पूरा ब्लैक है, यहाँ पे ये जो व्हाइट लेयर दिखेगी ना, और बुक खोल के देखना कांच की, उसमें एकदम क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे इसके एकदम देखो, ये ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लैक, यस ये ब्लैक यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्लैक है इसके कंपैरिजन में। ये व्हाइट है, इसके कंपैरिजन में ये ब्लैक दिख रहा है। ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? यस सर। उसके इस ब्लैक और इस ब्लैक के बीच में देखो, यहाँ पे ये व्हाइट लेयर दिख रही है, हल्की सी व्हाइट है, ठीक है? तो दिस इज, ये कौन सी लेयर है? इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, जिसमें यहाँ पे मार्क किया गया है दिस व्हाइट लेयर इज द इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। क्लियर? ये जो मैं बता रहा हूँ इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना ओसीटी लेके, फिर देखना कितना कॉन्फिडेंस आता है। अब आ जाओ फिफ्थ लेयर में आ जाओ। कौन सी फिफ्थ लेयर है? इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर। तो न्यूक्लियर लेयर है तो इसमें न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा? न्यूक्लियस होगा सर, हाइपो रिफ्लेक्टिव। हाइपो रिफ्लेक्टिव, वेरी गुड। और ये मैं बता ही चुका हूं, यहाँ पे ये जो ब्लैक लेयर थी, दिस इज द इनर न्यूक्लियर लेयर। ये हाइपो रिफ्लेक्टिव दिख रही है यहाँ पे ब्लैक कलर से। क्लियर? यस सर। अब आ जाओ तुम सिक्स्थ पे। सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ कौन सी लेयर है फ्रॉम इनवर्ड? आउटर प्लेक्सिफॉर्म। आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर। तो ये हाइपर रिफ्लेक्टिव है, हाइपो रिफ्लेक्टिव है? हाइपर। हाइपर। हाइपर, वेरी गुड। हाइपर होगी क्योंकि ये फाइबरस लेयर है। तो अब आ जाओ, देखो यहाँ पे ये लेयर दिख रही है, ये वाली, ये दिख रही है? यस सर। ये आपकी आउटर प्लेक्सिफॉर्म है। ये आपको हाइपर दिख रही है, हाइपो दिख रही है? हाइपर। हाइपर, वेरी गुड। यहाँ तक समझ आ गया सबको? किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। 6 लेयर खत्म कर दी हमने। 7th लेयर बताओ कौन सी है रवीश? आउटर न्यूक्लियर लेयर। आउटर न्यूक्लियर लेयर। तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा कि नहीं? यस। तो हाइपर आएगा, हाइपो आएगा? हाइपो। हाइपो, वेरी गुड। तो आ जाओ इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखो, इस जो व्हाइट बताई थी, इसके नीचे इतनी बड़ी ब्लैक लेयर दिख रही है, ये दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिस इज आउटर न्यूक्लियर लेयर। ये पूरी की पूरी आउटर न्यूक्लियर। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? तो आगे देखो 8th लेयर बताओ फ्रॉम इनवर्ड। रवीश बताएगा इस बार। रवीश? यस सर। 8th लेयर कौन सी है फ्रॉम इनवर्ड? सर क्या? इनर फ्रॉम इनवर्ड 8th लेयर कौन सी है? हेलो हाँ सर, एक्सटर्नल लिमिटिंग। हाँ, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, वेरी गुड। तो ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है या न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है? मेम्ब्रेन। हाइपर रिफ्लेक्टिव होगा या हाइपो होगा? है हाइपर। हाँ हाइपर। तो देखो इसका भी एग्जांपल देखो, यहाँ पे कहाँ है, देखो कहाँ है, कहाँ है यहाँ पे ये है, देखो ये व्हाइट दिख रही है, ये वाली, ये जो ब्लैक लाइन या ये जो ब्लैक बैंड है, इसके नीचे देखो व्हाइट बैंड दिख रहा है सबको? यस सर। तो ये व्हाइट बैंड है आपका एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। ठीक है? अब 9th लेयर बताओ कौन सी है? 9th लेयर कौन सी है? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर। ठीक है? अब देखो फोटो रिसेप्टर, यहाँ आपको उसमें न्यूक्लियस होता है, फिर भी वो व्हाइट दिखती है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है? फिर भी वो व्हाइट दिखती है। ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे देखो फोटो रिसेप्टर में भी 2 जोन होती हैं, जैसे तुम लोगों ने डायग्राम बनाया था। कौन कौन सी जोन होती हैं? मायोइड एंड इलिप्सॉइड। वेरी गुड। मायोइड जोन और इलिप्सॉइड जोन। तो देखो मायोइड जोन और इलिप्सॉइड जोन के बीच में आपको वो दिखाई देगा क्या? ये उनके बीच में यहाँ पे फाइबर, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, तो ये फाइबरस मानेंगे हम।
तो यहाँ पे देखो ये मायोइड जोन है, अंदर वाली मायोइड होती है इनवर्ड वाली या आउटवर्ड वाली रहती है? The inward one. हाँ, तो इनवर्ड जो ये हाइपर रिफ्लेक्टिव दिख रहा है, दिस इज मायोइड जोन। ये जो इनवर्ड दिख रही है, दिस इज मायोइड जोन, ये है इसमें देख लेते हैं। ये तो हो गई आपकी ये दिख रहा है, ये आपकी हो गई एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसके बाद देखो इस व्हाइट मेम्ब्रेन के नीचे ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ये ब्लैक स्ट्रक्चर आउटर है, मतलब एक्सटर्नल ये है मायोइड जोन। मैंने बताया न्यूक्लियर वाला मायोइड जोन होगा, तो ये वाला मायोइड जोन है, ठीक है। और इसमें जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये व्हाइट दिख रहा है ना, इस ब्लैक के नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला, ये इनके बीच का कनेक्शन है, इनर सेगमेंट आउटर सेगमेंट जंक्शन है, ISOS junction. हाँ ISOS जंक्शन, ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ISOS जंक्शन। क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस वाला ब्लैक दिखा आपको, फिर इसके बीच के जो यहाँ पे जंक्शन दिख रहा है वो व्हाइट दिख रहा है, फिर न्यूक्लियस वाला देखो यहाँ पे ब्लैक दिखेगा। ये व्हाइट के नीचे ये हमने देखा, ये इनर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन थी व्हाइट, फिर उसके नीचे हमने देखा मायोइड जोन थी वो ब्लैक, फिर इनर सेगमेंट आउटर सेगमेंट जंक्शन जो है वो व्हाइट दिख रहा है, उसके नीचे देखो एक ब्लैक लेयर दिख रही है। Yes, sir. ठीक है, वो ब्लैक लेयर आपका क्या होगा, आउटर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो उसमें भी न्यूक्लियस होगा, इनर सेगमेंट में भी न्यूक्लियस होगा, तो ये आपको ब्लैक दिखेंगे, हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेंगे, और यहाँ पे जंक्शन जो है वो हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगा। क्लियर? Yes, sir. अब उसके बाद देखो, उसके बाद आता है आपका, ये आपके पास हो गया इतना, और इसके बाद लास्ट लेयर 10th लेयर कौन सी आती है? RPE, ठीक है। बस यही पूरी रेटिना में जो 1% मैंने एक्सेप्शन बताया था, यही एक्सेप्शन है कि इसमें न्यूक्लियस वगैरह सब प्रेजेंट होता है, फिर भी ये आपको व्हाइट दिखाई देगी, हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई देगी। क्लियर? ये एक्सेप्शन बस याद रखना है, बाकी 99% टाइम्स में आपका जो ये फंडा है वो काम कर जाएगा। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये जो RP है, ये यहाँ पे आपको व्हाइट दिख रही है, हाइपर रिफ्लेक्टिव दिख रही है, ये है RP, हाइपर रिफ्लेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद भी अगर ये देखोगे यहाँ पे वेसल है, तो ये वेसल भी आपको लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं वेसल के, हाइपर रिफ्लेक्टिव यहाँ पे दिख रहे हैं। अंदर ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो ब्लड है वेसल के अंदर, और आउटर उसकी वॉल जो है वो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रही है, तो ये कोरियो कैपिलरीज है, दीज आर द कोरियो कैपिलरी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ लो। सर एलिप्सॉइड जोन एक बार बता दीजिए। देखो मैंने बताया, जो मायोइड जोन है वो इनर मोस्ट है, फिर जंक्शन है, फिर इलिप्सॉइड जोन है, ठीक है। तो मायोइड जोन में न्यूक्लियस है, इलिप्सॉइड जोन में न्यूक्लियस है, उनके जंक्शन पे न्यूक्लियस नहीं है, तो ये लेयर जो है आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखने वाली है, ये वाली लेयर भी आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखने वाली है, बस ये जो जंक्शन है ये आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखने वाला है। तो वही यहाँ पे देखो, ये जो मायोइड जोन है दिस इज इसके ऊपर यहाँ पे अप्रिशिएट करो, यहाँ पे इसीलिए मैंने लार्ज इसका, ये क्या है, ये एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के नीचे ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? जी सर। ये ब्लैक स्ट्रक्चर जो है ये है आपका इनर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, ठीक है। अब उस ब्लैक स्ट्रक्चर के नीचे देखो, ये व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला, जी सर। ये व्हाइट स्ट्रक्चर जो इनके बीच का जंक्शन है, और आउटर मोस्ट जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो आउटर मोस्ट ब्लैक स्ट्रक्चर है आउटर सेगमेंट ऑफ फोटोरिसेप्टर, ठीक है। इनमें देखो अगर नहीं समझ आ रहा है तो देखो, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ये बैंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे बैंड नहीं दिख रहा है, व्हाइट बैंड फिर ब्लैक बैंड, फिर तो इसको यहाँ पे समझ लो। अगर नहीं समझ आ रहा, ये मान लिया व्हाइट बैंड है, फिर एक ब्लैक बैंड है, फिर व्हाइट बैंड है, ऐसे बनाता हूँ, ये मान लिया ब्लैक बैंड है, इसके नीचे वाला एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन का व्हाइट बैंड था, उसके नीचे ब्लैक बैंड है, ठीक है। फिर से व्हाइट बैंड है, फिर से ब्लैक बैंड है, फिर से व्हाइट है, ये अल्टरनेट में आ रहे हैं, व्हाइट ब्लैक। आउटर रेटिना जो फोटोरिसेप्टर RP कॉम्प्लेक्स है उसमें आपको व्हाइट बैंड ब्लैक बैंड दिखाई देगा, व्हाइट बैंड ब्लैक बैंड। तो जो व्हाइट बैंड होगा, जो ब्लैक बैंड होगा, वो ब्लैक बैंड एक तो देखो ये
ये अगर मैं ब्लैक मानूं, ये ब्लैक मानूं, तो इनके बीच में एक व्हाइट बैंड आना चाहिए ना, इसके बीच का कनेक्शन। यहाँ पे अगर मान लिया न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है, तो इसके बीच के कनेक्शन में भी न्यूक्लियस होगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं, तो वो जो कनेक्शन वाला पार्ट है वो व्हाइट बैंड आ जाएगा, न्यूक्लियस वाला ब्लैक बैंड आ जाएगा, ये न्यूक्लियस वाला ब्लैक। तो देखो अल्टरनेट नहीं कर रहा है, व्हाइट ब्लैक बैंड, फिर व्हाइट बैंड, फिर ब्लैक बैंड, फिर आरपी आएगा, फिर व्हाइट बैंड हो जाएगा, फिर व्हाइट बैंड। ये एक्सेप्शन था तुम्हारा व्हाइट बैंड का, मैंने बताया ना कि इसमें न्यूक्लियस रहता है फिर भी आपको व्हाइट दिखता है, यानी हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखता है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? रवि, सोनम, हाँ सर। रागिनी, नो सर। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो। कविता, नो सर। हरी, स्वप्न, रागिनी, रोहिणी, नो सर। हाँ सर। चलो इसका मतलब क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, क्लिनिकल। अब ये सब तुमने याद तो कर लिया, आपने यहाँ पे ये भी पता लगा लिया कि जो कौन सी हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर होगी, कौन सी हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर होगी। आपने रीड कैसे करना है ओसीटी को, और एग्जाम में बताना कैसे है, डिफरेंट जो क्लिनिकल कंडीशन है उसमें कैसे आपने रीड करना है, कैसे आपने इंटरप्रिटेशन निकालना है ओसीटी का, वो हम देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द ओसीटी, इंटरप्रिटेशन और एग्जाम्पल ऑफ ओसीटी। तो देखो इसको यूज करते हैं हम डीएमई में। तो मैंने जब डायबिटिक मैकुलर एडिमा पढ़ाया था, डायबिटिक मैकुलर एडिमा, तब मैंने बोला था मैं ओसीटी पढ़ाऊंगा, तब उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको इसका क्या इंटरप्रिटेशन है डायबिटिक मैकुलर एडिमा में। तो देखो जहां भी एडिमा होगा, जहां भी हेमरेज होगा, तो ओसीटी में वो एडिमा और हेमरेज ब्लैक आएगा। ठीक है, क्यों आएगा एडिमा और हेमरेज ब्लैक? क्योंकि वहां पे जो लाइट है वो ट्रेवल नहीं कर पा रही है। मैंने बताया था पहले भी, लाइट ट्रेवल वहां नहीं कर पाती जहां मीडियम है, जबकि साउंड ट्रेवल कर जाता है मीडियम में, लेकिन लाइट ट्रेवल नहीं कर पाती, तो वो ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। तो अब देखो इसका एग्जांपल है डायबिटिक मैकुलर एडिमा में, ये है एग्जांपल। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये, तो आप इसे क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस लीजन इज कॉल्ड? हाइपर रिफ्लेक्टिव या हाइपर रिफ्लेक्टिव? हाइपो। वेरी गुड। ब्लैक अगर दिख रहा है तो आप बोलेंगे हाइपर रिफ्लेक्टिव। तो यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्टिव ये लेमिनर है, मेम्ब्रेनस है या सिस्टिक है? सिस्टिक। वेरी गुड, तो यहाँ आप बोलेंगे सिस्टिक। ठीक है, तो इसको रीड करने का क्या फंडा है? वी कैन रीड इट एज ए, इट इज द हाइपोर, यहाँ पे आपको जो लीजन दिख रहा है हाइपोर रिफ्लेक्टिव सिस्टिक लीजन आर सीन, सिस्टिक लीजन आर सीन, लीजन आर सीन। अब आपने क्या बताना है? रेटिना भी बताना है कि किस कहां पे दिख रहा है, इन दी इनर लेयर्स ऑफ रेटिना, इन दी इनर लेयर्स ऑफ रेटिना, इनर लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, अब देखो, अब लेयर्स की मैं बात करूं तो लगभग मैंने सारी लेयर्स तुम लोगों को बताई हैं। तो आपने लेयर्स के हिसाब से कैसे इसको रीड करना है, कैसे आपने इसको इंटरप्रेट करना है, तो आपने पहले जो कोरोइड है और रेटिना है उसके जंक्शन को बताना रहता है कि रेटिनोकोरोइडल जंक्शन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल एबनॉर्मल कैसे पता लगाते हैं मैं आगे बताऊंगा, मैकुला जब पढ़ाऊंगा, कि यहाँ पे विट्रोमैकुलर एडेशन होता है, विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन लगता है, वो हम इसमें विट्रोरेटिनल इंटरफेस में वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक चीज यहाँ पे देखनी है, विट्रोरेटिनल इंटरफेस नॉर्मल है या फिर वहां पे कुछ ना कुछ पैथोलॉजी आपको दिख रही है। उसके बाद आपने आना है फोवियल कंटूर पे, फोवियल कंटूर नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल कैसा दिखता है? डिस्टॉर्टेड दिखता है, डिस्टॉर्टेड दिखता है, और कैसा दिखता है? इलिवेटेड दिखता है, इलिवेटेड। तो उस पे कमेंट करना है आपने। ठीक है, अगर इडिमा हो गया है, इनर लेयर डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, रेटिनोसाइसिस हो गया है, रेटिनोसाइसिस हो गया है, तो वहां पे आपको डिस्टॉर्टेड दिखेगी, जो फोवियल लेयर है वो डिस्टॉर्टेड दिखेगी। लेकिन अगर विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन लग रहा है अंदर की तरफ, तो ऊपर की तरफ इलिवेटेड दिखेगी। विट्रोरेटिनल ट्रैक्शन, विट्रोमैकुलर ट्रैक्शन अगर लग रहा है तो वहां पे इलिवेटेड दिखेगा। तो ये आपने अपने इंटरप्रिटेशन में बताना है। पहला पॉइंट विट्रोरेटिनल इंटरफेस को बताना है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास फोवियल कंटूर को बताना है, फोवियल कंटूर को बताना। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि इनर लेयर्स आपको कैसी दिख रही हैं वो बताना है, इनर लेयर्स कैसी दिख रही हैं, नॉर्मल है या उसमें कोई पैथोलॉजी है। तो पैथोलॉजी तो अभी मैंने बताई है कौन सी होती है, इसमें डायबिटिक मैकुलर एडिमा में सिस्टिक हाइपो रिफ्लेक्टिव सिस्टिक स्पेसिस मिल सकते हैं, किसमें? इन द इनर रेटिना, इनर रेटिना।
इनर रेटिना। ठीक है, तो आपने इनर रेटिना तक पहुंच गए, उसके बाद आपने बताना है 4th नंबर पे आउटर रेटिना। आउटर रेटिना, आउटर रेटिना नॉर्मल दिख रही है या एबनॉर्मल है, तो आउटर रेटिना में एबनॉर्मेलिटी क्या मिलती है, CSCR मिल सकता है हमको, CSCR मिल सकता है, CNVM मिल सकता है। ये हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम और डिसीज पढ़ते जाएंगे, CSCR क्या होता है वो पढ़ेंगे, CNVM पढ़ेंगे, तो वो आउटर रेटिनल लेयर की डिजीजेज रहती हैं। इनर रेटिनल लेयर्स की जो इनर जो ब्लड रेटिनल बैरियर रहता है, इनर जो ब्लड रेटिनल बैरियर मैंने बताया था वो ब्रेक करेगा तो सारी इनर लेयर्स की पैथोलॉजीज आएंगी। अगर आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर ब्रेक करेगा तो फिर क्या होगा, आउटर लेयर्स की सारी पैथोलॉजी आएंगे, आउटर लेयर्स की सारी पैथोलॉजी आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने आरपी पे कमेंट करना है, आरपी ऑन है या ऑफ है, या आरपी डिटैचमेंट है, टीयर है, आरपी बताना है। बाकी कोरोइड बताते हो तो अच्छी बात है, नहीं बताते हो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कोरोइड इसमें क्लियरली दिखता नहीं। तो ये इसके इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, ऐसे इंटरप्रेट करना है आपने ओसीटी को। तो अब देखो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तुमने कैसे इंटरप्रेट करना है, तो देखो इसमें हम देखेंगे विट्रोरेटिनल इंटरफेस। विट्रोरेटिनल इंटरफेस आप देखोगे तो देखो यहाँ पे ट्रैक्शन आपको नहीं दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिख रही है, दिख रही है, यहाँ पे मेम्ब्रेन दिख रही है। तो आप ट्रैक्शन तब बोलेंगे जब यहाँ पे आपको आके ये अटैच हो, ये इसको एलिवेट करे, फोबिया को एलिवेट करे, फोबियल कंटूर जो है वो एलिवेटेड बंद क्यों? ठीक है, प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्लीज। ठीक है, इसको फोबियल कंटूर को ये एलिवेट अगर कर देता है तब आप ट्रैक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल है, फोबियल जो विट्रोरेटिनल इंटरफेस है वो नॉर्मल है। इनर रेटिना में मैंने बता दिया हाइपो रिफ्लेक्टिव सिस्टिक स्पेस आपको दिख रहा है। और इनर लेयर्स में देखो ये क्या है, ये बताओ मुझे, ये जो दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट डॉट्स क्या है, व्हाट इज दिस, ये व्हाइट एक्सुडेट। हाँ वेरी गुड, हार्ड एक्सुडेट, हार्ड एक्सुडेट्स। ठीक है, हार्ड एक्सुडेट्स। ठीक है, ड्रूसन्स कभी यहाँ नहीं मिलेंगे, देखो इसको समझने की कोशिश करो, ड्रूसन्स की पैथोलॉजी को समझो। आरपी, हाँ, बीनीथ द आरपी, हमेशा आरपी के नीचे ड्रूसन मिलेंगे। ठीक है, तो इनको कभी ड्रूसन नहीं बोलना। तो ये जो इसको क्या बोलोगे आप, हाइपर रिफ्लेक्टिव डॉट्स आर सीन, हाइपर रिफ्लेक्टिव डॉट्स आर सीन। ठीक है, तो ये हाइपर रिफ्लेक्टिव डॉट्स क्यों मिल रहे हैं, ड्यू टू हार्ड एक्सुडेट्स, हार्ड एक्सुडेट। ठीक है, तो ये भी इनर और आउटर दोनों लेयर्स में मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी आउटर लेयर्स में भी ये सिस्टिक स्पेसिस अगर दिखते हैं तो वहां भी आपने बताना है कि सम हाइपो रिफ्लेक्टिव सिस्टिक स्पेसिस आर आल्सो सीन इन द आउटर रेटिनल लेयर्स। ठीक है, उसके बाद आउटर बाकी जो फोटो रिसेप्टर एंड आरपी नॉर्मल है, तो बाकी रेस्ट ऑफ द आउटर लेयर इज नॉर्मल, कोरोइड इज नॉर्मल। ठीक है, सो आप अपनी फाइंडिंग से कैसे डायग्नोसिस बनाएंगे कि आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव डॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, और आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव, ठीक है, हाइपर रिफ्लेक्टिव सिस्टिक स्पेस दिख रहा है, सिस्टिक स्पेस दिख रहा है। ठीक है, विच इज अ डायग्नोस्टिक फॉर द डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ठीक है, अब केवल आप इसी से ही डायग्नोज नहीं करेंगे, यू कैन ऑल्सो क्रॉस चेक बाय द क्लिनिकली भी इसको क्रॉस चेक करेंगे। आपको डायबिटिक मैकुलर एडिमा की फाइंडिंग मिल रही है 90D में और आईडीओ में, तो आप वहां पे डायग्नोसिस कंफर्म डायग्नोसिस बनाएं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर हो गया सबको? तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कोई ड्रूसन बोल रहा था, तो अब देखो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ARMD है, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे बस ये जान लो कि ARMD में जो ड्रूसन्स मिलते हैं वो ड्रूसन आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो मुझे ये बताओ, अगर ये जो ड्रूसन है, ये यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, दिस इज द ड्रूसन, हमेशा हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखते हैं, हाइपर रिफ्लेक्टिव। अगर आपको लीजन दिख रहा है, लीजन दिख रहा है किसके नीचे, बीनीथ दी आरपी, बीनीथ दी आरपी, बीनीथ दी आरपी, आरपी के नीचे अगर आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव लीजन दिख रहा है, तब आप उसे क्या बोलेंगे, ड्रूसन बोलेंगे, ड्रूसन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये ड्रूसन है, ये हाइपर रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे ये वाली मेम्ब्रेन बताओ कौन सी है, ये व्हाइट जो दिख रही है, व्हाट इज आरपी,
हाँ वेरी गुड, ये आरपी है। तो हमने पहले ही पढ़ा था एक्सेप्शन में कि आरपीई आपको कैसी दिखेगी, वो आपको हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगी न्यूक्लियर लेयर होने के बावजूद भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आरपी दिख रहा है, उसके नीचे आपको ये हाइपर रिफ्लेक्टिव जो लीजन है वो दिख रहा है ड्रूसन, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना नहीं है तो देखो यहाँ पे वेट ड्रूसन और ड्राई ड्रूसन, वेट ड्रूसन में कुछ नहीं, वेट ड्रूसन में नियोवस्कुलराइजेशन भी आपको दिखेगा, उसी को आप वेट ड्रूसन बोलेंगे। और ड्राई ड्रूसन में केवल आपको ड्रूसन दिखेंगे, नियोवस्कुलराइजेशन नहीं दिखेगा। तो वो हाइपो दिखेगा? हाइपो नहीं, हाइपर ही। ड्रूसन जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? नियोवस्कुलराइजेशन की वजह से। नियोवस्कुलराइजेशन आपको हाइपर दिखेगा, लेकिन ड्रूसन आपको हाइपो, नियोवस्कुलराइजेशन आपको हाइपो दिख सकता है, लेकिन ड्रूसन आपको हाइपर ही दिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसको कैसे रीड करोगे, कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे? तो इसमें देखो विट्रोरेटिनल इंटरफेस नॉर्मल है, दिख रहा है? नॉर्मल है कि नहीं? यस सर। उसके बाद आपका इनर रेटिनल लेयर्स भी नॉर्मल है। यस सर। फोवियल कंटूर भी नॉर्मल है, फोवियल कंटूर भी नॉर्मल है, विट्रोरेटिनल इंटरफेस भी नॉर्मल है, इनर रेटिनल लेयर्स भी नॉर्मल है। पैथोलॉजी आउटर रेटिनल लेयर्स में है, तो इसको आपने डिस्क्राइब करना है कि हाइपर रिफ्लेक्टिव लीजन, बम्पी लीजन बोलते हैं इसे, बम्पी लीजन आर सीन बीनीथ दी आरपी, बीनीथ दी आरपी के नीचे, ठीक है। सो इट में भी डीडी आप बनाएंगे, यहाँ पे डीडी बनाएंगे, इट में भी द ड्रूसन हो सकता है, ठीक है, इट में भी द ड्रूसन। ये हो गया आपका ARMD। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो आपने ध्यान नहीं दी, क्या ध्यान नहीं दी? आप इस फोटोग्राफ को देख के आप कैसे पता लगाएंगे ये राइट आई है कि लेफ्ट आई है? ओसीटी की फोटोग्राफ देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि ये राइट आई की फोटोग्राफ है? सर हाँ देखो इसका सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपके एग्जाम क्या, फेलोशिप क्या, आपको लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा। यहाँ पे एक सेक्शन कट कर दो, जिधर की RNFL थिक रहेगी ना, जिस तरफ, अगर राइट की तरफ है तो वो राइट आई, हाँ, जिधर RNFL, ये RNFL थिकनेस है, RNFL जो है जिधर की तरफ थिक रहेगी वो आई रहेगी। अगर राइट की तरफ थिक है तो राइट आई रहेगी, अगर लेफ्ट की तरफ थिक है तो लेफ्ट आई रहेगी। क्लियर? समझ आ गया सब? हाँ, तो इससे आप पता लगाएंगे RNFL थिकनेस से। अगर राइट की RNFL थिक है तो राइट आई होगी, लेफ्ट साइड अगर RNFL थिक है तो लेफ्ट आई होगी। क्लियर? अब ARMD के बाद देखो मैकुलर होल। इट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मैकुलर होल। मैकुलर होल को पता लगाना पहले बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि बी स्कैन करते थे, बी स्कैन में इतना ज्यादा डिटेक्ट नहीं होता था। बहुत बड़ा है अगर तो डिटेक्ट हो जाता था, लेकिन छोटा अगर होल है तो वो नहीं डिटेक्ट हो पाता था। तो OCT इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मैकुलर होल। तो मैकुलर होल इसको कैसे, मैकुलर होल इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? विट्रोरेटिनल इंटरफेस में आपको कुछ दिख रहा है? नो सर। नहीं, तो नॉर्मल विट्रोरेटिनल इंटरफेस, फोवियल कंटूर गायब हो गया, एब्सेंट फोवियल कंटूर एब्सेंट हो गया। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द फुल थिकनेस डिफेक्ट इन द होल न्यूरोसेंसरी रेटिना, समझ आ रही है बात? यस। तो यहाँ पे आप कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगे? फुल थिकनेस डिफेक्ट इन दी होल न्यूरोसेंसरी रेटिना, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन होगा। सो इट मे बी द मैकुलर होल, ठीक है। फुल थिकनेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर लेमिनर मैकुलर होल होता ना तो वहां फुल थिकनेस नहीं होता, पार्शियल थिकनेस होता है। यहाँ पे पार्शियल थिकनेस मैकुलर होल होता है, पार्शियल थिकनेस। तो यहाँ पे फुल थिकनेस बोलना जरूरी है, क्योंकि आपने डायग्नोसिस मैकुलर होल बनाया है। अगर आप पार्शियल थिकनेस बोलोगे तो वहां पे आप लेमिनर मैकुलर होल बोलेंगे। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? रवि, सोनम? नहीं? तो अब देखो नेक्स्ट, देखो लास्ट है तुम्हारा CSCR, जो मैंने अभी बताया था। CSCR ये है। तो यहाँ पे CSCR में आपको क्रॉनिक, अगर CSCR होता है, क्रॉनिक CSCR जो होता है, अगर होता है, उसके इसमें क्या है, सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी होता है। तो उसमें RPE के नीचे आएगा फ्लूइड या फिर न्यूरोसेंसरी रेटिना के नीचे आएगा फ्लूइड? न्यूरोसेंसरी रेटिना और RPE के बीच में। हाँ, RPE और न्यूरोसेंसरी रेटिना के बीच में, ठीक है।
तो अब मुझे बताओ, अगर ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड भी आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखेगा। हाइपो। ठीक है, ब्लैक यानी हाइपो रिफ्लेक्टिव दिखेगा, हाइपो रिफ्लेक्टिव। और आपको ब्लड भी हाइपो रिफ्लेक्टिव दिखता है, तो याद रखना, ब्लड भी हाइपो रिफ्लेक्टिव दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया मीडियम में लाइट ट्रेवल नहीं करती है, तो वहां पे हाइपो रहेगा, वहां पे साउंड ट्रेवल करती है। तो अब मुझे बताओ, मान लिया CNVM हुआ और RP के नीचे ब्लड एक्यूमुलेट हुआ, तो वो भी आपको हाइपो दिखेगा, हाइपो रिफ्लेक्टिव। और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ सब न्यूरोसेंसरी रेटिना, वो भी आपको हाइपो दिखेगा, हाइपो रिफ्लेक्टिव। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये CSCR का है और ये तुम्हारा RP के नीचे हेमरेजिक हाइपो रिफ्लेक्शन है? कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सर एकदम सॉलिड ब्लैक होगा तो फेड रहता CSCR है, और हेमरेज में थोड़े और एलिमेंट्स भी रहेंगे तो कहीं कहीं पे हाइपर रिफ्लेक्शन आ हाँ, सकता है। थोड़ा थोड़ा उसमें जो ब्लड सेल्स रहते हैं ना, ब्लड सेल्स, ठीक है, वो सॉलिड रहता है। तो ब्लड सेल्स में क्या होता है, वहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है कभी कभी लाइट का, तो वहां पे वो हाइपर रिफ्लेक्टिव दिख सकता है, हाइपर रिफ्लेक्टिव फोकाई थोड़ा थोड़ा दिख सकता है अगर ब्लड है तो। उसके बाद अगर न्यूरोसेंसरी रेटिना के बीनीथ है अगर हेमरेज या फ्लूइड, तब आपको क्या दिखेगा? हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर जो RP की थी वो उस फ्लूइड या ब्लड के नीचे दिखेगी, हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर। लेकिन अगर ब्लड और या फिर फ्लूइड RP के नीचे होता है, तो जो RP की हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर है वो उस ब्लड और फ्लूइड के ऊपर दिखाई देगी। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? Yes, sir. Sir, Yes, can sir. you explain अब once देखो, again? देखो एक बार फिर देखो, यहाँ पे हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर ये दिखाई दे रही है, हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखाई दे रही है, ये लेयर दिखाई दे रही है हाइपर रिफ्लेक्टिव, नहीं दिख रही है? Yes, sir. तो लास्ट हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर कौन सी होती है? लास्ट हाइपर, आउटर मोस्ट हाइपर रिफ्लेक्टिव लेयर, आउटर मोस्ट। RP. वेरी गुड, RP। तो RP नीचे है, इसका मतलब न्यूरोसेंसरी रेटिना ऊपर है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा दिस इज नॉन एज CSCR, मतलब एक DD में बनेगा। इसे यहाँ पे कंफर्म डायग्नोसिस नहीं बनाओगे, कंफर्म तो आप क्लिनिकली बनाओगे, क्लिनिकली। ठीक है, कि आपको Okay, दिख रहा है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन है पेशेंट को, सेंट्रल विजन है, मेटामॉर्फोप्सी है, वो सब लोगे। उसके बाद आप ये कराओगे, OCT कराओगे, तो यहाँ पे आपको हाइपो रिफ्लेक्टिव स्पेस दिखाई देगा बीनीथ दी न्यूरोसेंसरी रेटिना, न्यूरोसेंसरी रेटिना। तो वो हाइपो रिफ्लेक्टिव स्पेस लीजन बीनीथ दी न्यूरोसेंसरी रेटिना किस में आ सकता है? आइदर इट मे बी द हेमरेजिक सब RP ब्लीड, सब न्यूरोसेंसरी रेटिना ब्लीड हो सकता है, या फिर ब्लड फ्लूइड आ सकता है वहां पे। और ब्लड जो अगर होगा तो वो आपको उसमें दिखेगा, फंडस एग्जामिनेशन में क्लिनिकली देख सकते हो आप। yes sir. ठीक है, तो वो क्लिनिकली दिख जाएगा। अगर फ्लूइड होगा वो भी क्लिनिकली दिख जाएगा। तो कंफर्म डायग्नोसिस बनाने के लिए हम क्या कराएंगे? OCT कराएंगे। OCT कराएंगे तो आपको यहाँ पे हाइपो रिफ्लेक्टिव लीजन दिखाई देगा। ठीक है, ये हाइपो रिफ्लेक्टिव लीजन जो है वो किसमें मिलेगा? न्यूरोसेंसरी CSCR में, क्रोनिक सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? अगर डिस्क्रिप्शन आता है, आप कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे? विट्रोरेटिनल इंटरफेस। चलो अब ये मुझे Normal. पढ़ के बताएगा। रवीश प्लीज रीड दिस OCT। रवीश, आर यू देयर? यस सर। हाँ, इस OCT को रीड करके बताओ, कैसे रीड करोगे? मैंने इतनी सारी OCT रीड करके बताई, एक तुम बताओ। केवल सुनना नहीं है, इंटरप्रेट भी करना है। Sir, the vitreous and the junction between the vitreous and retina is normal. हाँ, The foveal contour is normal. बट एलिवेटेड, Elevated. But elevated. हाँ, There is no abnormality found in the inner layers. वेरी गुड। उसके बाद And there is pooling of fluid in the outer layers. of नहीं the नहीं नहीं, retina. ऐसे नहीं। आप इसमें कैसे बता सकते हैं पुलिंग ऑफ फ्लूइड हो रहा है या लीकेज हो रहा है या फिर वहां पे स्टेनिंग हो रहा है? यू हैव टू एक्सप्लेन दिस एज ए हाइपो रिफ्लेक्टिव और हाइपर रिफ्लेक्टिव। मैंने अभी तक इतना समझाया तुमको OCT में, आपने बातें बस हाइपो रिफ्लेक्टिव हाइपर रिफ्लेक्टिव में बस करनी है बात, और कुछ करना ही नहीं है। और रिफ्लेक्टिव क्यों बोल रहे हो इसका भी मैं रीजन बता चुका हूँ एक एक चीज का। तो यहाँ पे जो आपको लीजन दिख रहा है, दिस लीजन इज हाइपो रिफ्लेक्टिव लीजन Hyperreflective. seen beneath the RP और beneath the neurosensory retina। Beneath the neurosensory retina. हाँ, हाइपो रिफ्लेक्टिव लीजन सीन बीनीथ द न्यूरोसेंसरी रेटिना। ठीक है,
न्यूरोसेंसरी रेटिना, ठीक है। सो इट मे बी, सो माई तो क्या बोलोगे, माई डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज सेंट्रल सीरस कोरियोरेटिनोपैथी और सब आरपी ब्लीड, सब सॉरी न्यूरोसेंसरी रेटिनल ब्लीड, सब न्यूरोसेंसरी रेटिनल ब्लीड, ठीक है, सब न्यूरोसेंसरी रेटिनल ब्लीड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी को कुछ पूछना यहाँ तक? सर इसमें साइड लेफ्ट होगा क्या? लेफ्ट साइडेड होगा। हाँ, वेरी गुड। ये ऑब्जर्वेशन पावर होती है। देखो यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्व किया, यहाँ पे कौन सी आई है ये भी आपने बताना है। हाँ वेरी गुड, आपने आई तो बतानी है, आपने ओसीटी देख के। यहाँ पे इन्होंने सही ऑब्जर्व किया है, दिस इज द लेफ्ट आई, क्योंकि आपको यहाँ पे नर्व फाइबर लेयर लेफ्ट में दिख रहा है, सो इट इज लेफ्ट आई, ठीक है। तो आपने बताना है दिस इज द ओसीटी फोटोग्राफ ऑफ लेफ्ट आई। क्लियर? सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्लास में हम रिसेंट एडवांसेस पे भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, यहाँ तक अगर हाँ सर ब्रूक मेम्ब्रेन हाइपर रिफ्लेक्टिव होगा ना? हाँ, मेम्ब्रेन हाइपर रिफ्लेक्टिव होगा। आरपी और ब्रूक मेम्ब्रेन कैसे डिफरेंशिएट होगा सर? आरपी और ब्रूक्स मेम्ब्रेन के बीच में देखोगे ना तो मैट्रिक्स रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो आपको हाइपो दिखेगा, जबकि उसके बाद जो मेम्ब्रेन आपको दिखेगी वो हाइपर। वैसे होता क्या है, जो ब्रूक्स मेम्ब्रेन रहता है ना वहां तक जा ही नहीं पाता ये ओसीटी, क्योंकि इसके लिए स्पेशल ओसीटी बनाया गया है कोरोइड के लिए और ब्रूक्स मेम्ब्रेन के लिए। वो दिखेगा आपको, फेड दिखेगा, फेड व्हाइट कलर का। आरपी एकदम व्हाइट कलर की दिखेगा, हाइपर रिफ्लेक्टिव दिखेगा आपको बहुत ज्यादा। आरपी जो आपको दिखेगा ना वो बहुत ज्यादा हाइपर रिफ्लेक्टिव होगा, लेकिन जो ब्रूक्स मेम्ब्रेन होगा वो थोड़ा कम हाइपर रिफ्लेक्टिव होगा, ठीक है, क्योंकि डेप्थ इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती। इसीलिए हमने और ज्यादा रिसेंट एडवांसेस में देखेंगे कि कोरोइड के लिए स्वेप्ट सोर्स ओसीटी आया, उसमें हम क्या करेंगे, कोरोइड को एकदम डिटेल में, आरपी ब्रूक्स मेम्ब्रेन को और डिटेल में उसमें हम डायग्नोस कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी का यहाँ तक और किसी को कुछ पूछना है? किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ लो। आदित्य, आफ्ताब, अरीबा, हरि स्वप्न, कविता पाठक, नो सर, रवि, रोहिणी, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, तो होमवर्क जो दिया है वो होमवर्क करना है, और नेक्स्ट क्लास में रिसेंट एडवांसेस करेंगे ओसीटी का, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा मुझे ये बताओ, तुम लोग फर्दर रेटिनल वेन ओक्लूजन जो हम कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर बी स्कैन भी करें? बी स्कैन भी करना इससे पहले बी स्कैन करना चाहते हो? बी स्कैन आल्सो, बी स्कैन। चलो ठीक है, बी स्कैन करते हैं, उसके बाद हम क्लिनिकल ऑप्थेल्मोलॉजी की तरफ फिर मूव करेंगे, ठीक है? यस। चलो ठीक है, तो यहाँ तक लगभग सबको समझ आ गया है? यस। चलो ठीक है। थैंक यू सर।